was thinking today we can talk about something which is prevalent in our daily behavior, but in ways that we would not know. In if we would recognize it in external forms, जब वो explicitly हम देखते हैं घट रहा होता है, तब हम उस चीज को पहचान जाएंगे. लेकिन शायद जब जो उसके subtle forms हैं, जो उसके बहुत ही इनडायरेक्ट फॉर्म्स हैं, हम उस फॉर्म में उस चीज को नहीं समझते, और वो चीज है वायलेंस. हम वायलेंस को समझते हैं एक्सटर्नल फॉर्म्स में. हमें पता है कि वायलेंस बाहर होती है, हमें दिखता है कि वायलेंस इज लाइक इट इज समथिंग विच इज आउटसाइड. वी सी पीपल फाइटिंग विथ ईच अदर, वी सी ग्रुप्स फाइटिंग विथ ईच अदर, वी सी कंट्रीज फाइटिंग विथ ईच अदर, और हमें लगता है ये वायलेंस है कि किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को कुछ अटैक कर दिया, और हम इसको वायलेंस समझते हैं. हमें वायलेंस लगती है फिल्म्स में, हमें वायलेंस लगती है मूवीज में, शोज में, और हम जो भी हम देखते हैं कि हाँ जिस भी शोज में वायलेंस है, जिस भी मूवी में वायलेंस है, हम यूजुअली कंसिडर करते हैं, बोला जाता है कि हाँ ये वायलेंट फिल्म्स है, डोंट वॉच दिस. क्या वायलेंस वो चीज है जो बस इन्हीं चीजों तक रिस्ट्रिक्टेड है, मूवीज तक, बाहर के एक्शंस तक, और कोई सटल फॉर्म नहीं है वायलेंस के? क्या ऐसा नहीं है? हम जिस तरीके से शायद बात ही करते हैं, हम जिस तरीके की शायद लाइफ जी रहे हैं, हम जैसे अपने रिलेशनशिप्स हैं हमारे, क्या उसमें कोई एक सटल फॉर्म ऑफ वायलेंस नहीं है? जो हमारा रिलेशनशिप है इनफैक्ट नेचर के साथ ही, हमारा सराउंडिंग्स के साथ ही, क्या उस रिलेशनशिप में वायलेंस नहीं है? क्या बाहर हम देख सकते हैं कि द वे वी लिव, द वे वी इनफैक्ट ईट ऑल्सो, क्या वहां पे वायलेंस नहीं है? हम देखेंगे कि बहुत इनडायरेक्ट फॉर्म्स में वायलेंस हमारी लाइफ में बहुत प्रेवलेंट है, लेकिन हम क्योंकि थोड़ा सोचते नहीं है, इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हमेशा हम भूल जाते हैं, और हमें लगता है वायलेंस कुछ एक बहुत ही फिजिकल एक्ट है. वायलेंस बहुत ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा या तो हम मूवीज में देखेंगे या अपने आसपास होते हुए देखेंगे. हम जो भी कर रहे हैं, हम उसमें अपने आप को वायलेंट नहीं समझेंगे. मोस्टली इंसान कोई भी अपने आप को वायलेंट नहीं बोलेगा. वो नहीं बोलेगा कि मैं वायलेंट हूं. सब बोलते हैं कि नहीं, आई एम नॉट अ वायलेंट पर्सन, आई एम क्वाइट ऑल राइट, देयर इज नो बोन ऑफ वायलेंस इन मी. हर इंसान यही मानता है. लेकिन हम ये इस सेशन में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा वाकई में है, और इनफैक्ट वायलेंस का रीजन ही क्या होता है. वो कौन सा पॉइंट होता है इंसान के अंदर जहां से उसकी वायलेंस रेज होती है. हमारे अंदर है ही क्या ऐसा जो हमें वायलेंट बनाता है? आप देखोगे, हमें लगता है कि वायलेंस का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है एग्रेशन, वो है एंगर, गुस्सा आना. हमें लगता है कि गुस्सा है वायलेंस का रीजन. क्या वाकई में ऐसा है कि बस गुस्सा ही है वायलेंस का रीजन और कुछ नहीं है? क्या हम ये देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन आधी सिचुएशंस में जिस भी सिनेरियो में हम वायलेंट होते हैं, कहीं ना कहीं हमें किसी तरीके का कोई प्लेजर चाहिए होता है. हमारी ही कहीं ना कहीं एक सुख की आस, हमारी ही हैप्पीनेस की चाह हम शायद देखेंगे कि हमें थोड़ा वायलेंट बनाती है. हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा नेचर के रिसोर्सेस कंज्यूम कर लेंगे, अपने आप को एक्सपैंड कर लेंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ हम शायद खुश हो जाएंगे या हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे. हमें जितना अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है, हमें अपने आप को जितना खुश करना होता है, जितना सेटिस्फाई करना होता है, जितना आराम पहुंचाना होता है, हम देखेंगे उस हर वे में, उस हर तरीके में हम पाएंगे कि कोई ना कहीं कोई वायलेंस है. जितना हम चाह रहे हैं कि हमें किसी तरीके की खुशी मिल जाए, जितना हम चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा मजा आ जाए, हम पाएंगे कि वो वायलेंट वेज हैं. अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन चाहती है अपना. वो चाहती है कि उसे कहीं दूसरी जगह की लैंड मिल जाए, वो चाहती है कि वो दूसरी जो कंट्री है उसको डोमिनेट कर पाए, और उस डोमिनेशन से शायद उसे प्राइड महसूस हो, उसे एक बहुत ही फुलनेस महसूस हो, और उस फुलनेस की चाह को पूरा करने के लिए हम पाएंगे कि हम वायलेंट वेज का इस्तेमाल करते हैं. हमारी भी जो खुशी पाने की चाह होती है, जो आप देखते हो कि कंपनीज जो हैं वो कहती हैं कि हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. क्या हम ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी एक तरीके की वायलेंस ही है? अगर आप एट ऑल कॉस्ट, बस अगर आपका मोटिव ही यही है कि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो, क्या आप वायलेंट नहीं होगे अपने उस मोटिव को, अपने उस टारगेट जो आपने सेट करा है उसे अचीव करने के लिए?
आप देखोगे कि आप अलग अलग तरीके भी अपनाओगे। आप झूठ भी बोलोगे, आप डिसीव भी करोगे, आप हर वो कोशिश करोगे जिससे आपको लगेगा कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। हम देखेंगे कि अगर इसमें एग्जाम्पल लें तो आप पाओगे कि जो टोबैको कंपनीज थी, जो पिछली सेंचुरी में अगर आप देखोगे, टोबैको कंपनीज अपने आप को एडवर्टाइज करती थी कि ये तो बहुत हेल्दी चीज है। उन्होंने यहां तक एडवर्टाइज करा था ऐसे कि वो डॉक्टर्स से अपने ऐड करवाती थी अपने टोबैको का, सिगरेट्स का। वो बोलती थी कि अच्छा डॉक्टर तो वही है जो रिलैक्स करने के लिए सिगरेट पी रहा है, और देखो अगर आपका डॉक्टर आपको सिगरेट एडवाइज नहीं कर रहा है तो योर डॉक्टर इज नॉट अ गुड डॉक्टर, ही इज अगेंस्ट योर हेल्थ, बिकॉज इट इज फॉर योर रिलैक्सेशन दैट यू एंजॉय अ सिगार। सिगरेट ऐसे ही इंट्रोड्यूस होती थी। वो उन्होंने रिसर्च भी निकलवा दी थी। उन्होंने साइंटिस्ट को बुला लिया था कि आप रिसर्च करो और बताओ कि क्या क्या अच्छे बेनिफिट्स हैं सिगरेट पीने के। क्योंकि अब ये सारी चीजें किस लिए थी? ये सारी चीजें इसलिए कर रहे थे वो, ताकि उससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ताकि उनके जो उनकी सेल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो हम हमेशा पाएंगे कि हमारा जब भी कोई मोटिव होता है, जब हम कुछ चाह रहे होते हैं, जब हम कुछ पाना चाहते हैं, जब हमारी कोई हैप्पीनेस की एक वांट होती है, हमारी हर उस हैप्पीनेस में, हमारी हर एक वांट में कहीं ना कहीं वायलेंस ही होती है। और जितनी हम अपने आप को अंदर से इग्नोरेंट रहेंगे अपने बारे में, जितना नहीं समझेंगे कि हम कैसे चल रहे हैं और क्यों हम इतनी खुशी पाना चाहते हैं, क्यों हम इतना सुख पाना चाहते हैं, तब तक हम पाएंगे कि हम वायलेंट ही हैं। वायलेंस ये नहीं है कि आपने किसी को जाके पंच कर दिया, वायलेंस ये नहीं है कि आपने उसके को कोई फिजिकल हार्म कर दिया। हम जिस तरीके से बात भी करते हैं, हमारी इनकंसिडरेशन, हमारी इनसेंसिटिवनेस, ये सब आप देखोगे कि बहुत सटल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हैं। अगर आप बाहर एक जगह पर बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये जगह कितनी गंदी है, तो आपको ये वो जगह ये बता रही है कि यहाँ के लोगों का उनकी सराउंडिंग्स से अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, इनफैक्ट वायलेंट रिलेशनशिप है। हम जो हमारी सराउंडिंग से रिलेशनशिप रखते हैं वो हमारे ही बारे में कुछ बता रहा होता है। कोई जगह गंदी नहीं होती, हम अधिकतर यही तो बोलते हैं ना कि कोई जगह गंदी है, ये एरिया गंदा है, ये मार्केट गंदी है। कोई जगह, मार्केट, एरिया गंदी नहीं होती। हम अगर क्लोजली देखेंगे तो वहां पे वो लोग उस जगह को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उस मार्केट को, उस एरिया को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वो उन लोगों के बारे में बताता है। और हर इंसान हम पाएंगे कि वो ऐसे ही, जब वो खुद के बारे में लेके इग्नोरेंट होता है, जब वो इनसेंसिटिव होता है, इनकंसिडरेट होता है, तो वो वायलेंट ही होगा, बहुत सटल वेज में वायलेंट होगा। उसकी उसकी सराउंडिंग्स में वायलेंस दिखेगी, उसकी उसके रिलेशनशिप्स में वायलेंस दिखेगी, उसकी उसके वर्क प्लेस पे वायलेंस दिखेगी, उसकी इनफैक्ट उसकी सोच में भी वायलेंस दिखेगी। वो नहीं समझ पाएगा कि ये सब आ कहां से रहा है। अब वायलेंस आप देखोगे कि वायलेंस एग्जैक्टली हमारे अंदर, इंसान के अंदर आती ही कहां से है। जब भी इंसान अपने आप को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, जब वो कुछ पाना चाहता है, जब वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, उस एक अनसेटिस्फाइड पॉइंट से ही उसकी वो जो एक डिसकंटेंटमेंट है उसके अंदर, जो वो अपने आप को अनफुलफिल्ड महसूस करता है, वहीं से ही आप देखोगे कि हमेशा वायलेंस उभर के आती है। वहीं से ही आप पाओगे कि जो वो प्लेजर पाना चाहता है, जो वो खुशी पाना चाहता है, उसी खुशी के पॉइंट से ही उसकी वायलेंस निकल के बाहर आती है। और वायलेंस के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, क्या सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। वायलेंस के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक आप और जिस चीजों पे आप वायलेंस कमिट करते हो वो। तो जब भी हमारा एक डिवीजन होगा, हम अपने आप को कुछ अलग मानेंगे, हम मानेंगे कि हम कुछ हैं और हमें कुछ चाहिए है खुशी के लिए, हमें कुछ चाहिए है अपने प्लेजर के लिए, हमें अपने आप को सेटिस्फाई करना है। ये हमारी अपने आप को सेटिस्फाई करने की भूख ही हम देखेंगे कि हमें वायलेंट बनाती है। हम नहीं जान पाएंगे कि हम कैसे सटल वेज में कितने वायलेंट हैं। अब यहां पे होता क्या है, देखो, हम बोल देते हैं कि देखो मैं अपने आप में एक इंडिविजुअल हूं, मैं कुछ हूं अकेला और मुझे खुशी चाहिए। मैं चाहता हूं इंजॉय करना, मैं चाहता हूं मजे करना, और मेरी ये इंजॉयमेंट की चाह मुझे पता नहीं होगी कि आई कहां से है, कि मेरे अंदर क्या इग्नोरेंस है, कि मैं अपने आप को क्या मान के बैठा हूं जिससे मेरी ये चाह निकल के आ रही है। मैं कुछ हूं और मैं अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता हूं। तो मैं सेटिस्फाई अपने आप को कैसे करूंगा? मैं बाहर की चीजों को कंज्यूम करूंगा,
मैं बाहर की चीजों के टुवर्ड्स ऑलमोस्ट एक प्रेडेटरी अपना अप्रोच रखूंगा और मैं उनको ही एक्सप्लॉइट करूंगा। जितना मेरे को अपने आप को अपने अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन, एक डिससेटिस्फैक्शन महसूस होती है, एक अनफुलफिलमेंट महसूस होती है, उतना ही मैं बाहर चीजें कंज्यूम करने की कोशिश करता हूं, उतना ही मैं बाहर चीजें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता हूं। अब मेरे अंदर ये जो पॉइंट है जो डिससेटिस्फाइड फील करता है, वो ये मैं का पॉइंट है। सब बोलते हैं ना कि देखो मैं, मुझे ये चाहिए है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये डिजायर है, मेरी ये वांट है, लेकिन हम ये देख नहीं पाते कि ये मैं क्या है एट द एंड ऑफ द डे। मैं, हम बोलते हैं कि देखो जब बॉडी के रिलेशनशिप में बात आती है, हम बोलते हैं कि देखो मेरा हाथ है, मेरा फेस है, मेरा मुंह है, मेरी बाल हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम बोलते हैं मेरा नाम है। लेकिन ये मैं अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी बॉडी से ही अलग मानता है। ऑल्दो वो आइडेंटिफाई होता है अपने चेहरे से, ऑल्दो वो आइडेंटिफाई होता है अपने नाम से, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा नाम खराब कर दिया इसने, या मेरे शरीर पे चोट आ गई, वो ये सारी चीजें अलग कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि वो उसकी बॉडी नहीं है, वो उसका नाम नहीं है, वो इन सबसे हटके कुछ अलग है। तो ये जो सबसे हटके, ये जो अलग हम मैं खड़ा करते हैं अपने अंदर, जो हम बोलते हैं कि देखो मैं तो कुछ और हूं, ये मेरा नाम है, मेरे पास मेरी बॉडी है, मेरे पास मेरे रिलेशनशिप्स हैं, मेरे पास मेरी पोजेशंस हैं, ये अलग अलग चीजें हैं उसके पास, लेकिन फाइनली ये मैं क्या है। आप अगर थोड़ा इस मैं की एंटिटी पे ध्यान दोगे तो ये मैं एक्चुअली एक एम्प्टी एंटिटी है, खाली एंटिटी है। हम अपनी, अब अगर हम इन फिजिकल चीजों से रिलेट नहीं करते हैं तो हम रिलेट करते हैं अपनी मेमोरीज से, है ना। हमारे पास हमारी एक मेमोरी है कि हमारे एक समय पे बर्थ हुआ था, और फिर हमारे पास अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज होंगी, हमारे पास हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स में कोई वैल्यूज होंगी, कोई बिलीफ्स होंगे जो हमें बताए गए होंगे, और जो हमारी वैल्यूज होंगी, जो हमारे बिलीफ्स होंगे, वो हम बोल देंगे कि ये देखो ये वैल्यूज, ये बिलीफ्स मैं हूं। क्या ये मैं है वाकई में? क्योंकि हम देखेंगे कि ये सारे वैल्यूज, ये सारे बिलीफ्स भी जिसको हम मैं मान रहे हैं, ये भी हमें बाहर से मिली है, ये हमें हमारे माहौल से मिली है। और हमारी जो मेमोरी है वो कहीं ना कहीं हमारे इस मैं की आइडेंटिटी को बहुत सॉलिडिफाई करती है, इसको बहुत पक्का करती है। और ये मैं की जो आइडेंटिटी है, फिर हम देखेंगे कि ये थोड़ी शायद फॉल्स है, ये अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती। हम भले ही अपने आप को एक अलग एंटिटी मानते हैं, हम बोलते हैं कि देखो मैं अलग हूं, जिन सारी चीजों से मेरा रिलेशनशिप है, लेकिन हम पाएंगे कि साथ साथ जैसे हम इसको अलग करते जाते हैं, ये अपने आप में कुछ नहीं है, ये एक खुद में एक खालीपन है, ये खुद में एक नथिंगनेस है जो बाहर की चीजों को लाके अपने आप को फुलफिल करवाना चाहती है। ये जो हमारी मैं की आइडेंटिटी है, ये एक ऑलमोस्ट एक तरीके का फिक्शन है। हमें ध्यान देना होगा इस चीज पे थोड़ा, भले ये चीज अभी थ्योरी लगेगी, बट हमें अपनी लाइफ में रियलाइज करना होगा और खुद से शायद पूछते रहना होगा कि मैं हूं कौन अभी वाकई में, कि मैं अभी कर क्या रहा हूं। मैं अभी, मेरी जो सेटिस्फैक्शन मैं चाह रहा हूं, ये सेटिस्फैक्शन की जो डिमांड है, जो डिजायर है, वो आ कहां से रही है। जब तक हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे धीरे धीरे कि मैं ही कौन हूं एट द एंड ऑफ द डे, सिवाय मेरे नाम के, सिवाय मेरे चेहरे के, सिवाय मेरी जो आइडेंटिटीज मुझे बाहर मिली हैं उनके, हु एम आई रियली, जब तक मैं ये क्वेश्चन सीधा सीधा पुट फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मैं इनएविटेबली, मैं चाहते हुए ना चाहते हुए भी वायलेंट ही रहूंगा। क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी डिजायर्स होंगी, मेरे पास अपनी थोड़ी कुछ इच्छाएं होंगी जो मैं किसी भी कॉस्ट पे पूरा करना चाहता हूंगा, जो मैं चाहता हूंगा कि ये मीट हो, जो मैं चाहूंगा कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। और मेरी ये सारी सेटिस्फैक्शन की जो पूरी अर्ज है, मेरी ये जो अपनी लाइफ में खुशी पाने की, थोड़ा मजा पाने की, थोड़ी सुख पाने की जो सारी चाहत है, ये सारी चाहत ही बहुत सटल फॉर्म्स में वायलेंस बनती है। और जब तक हम इस चाहत को नहीं पहचानेंगे, हम इनएविटेबली हर छोटे छोटे फॉर्म में हम पाएंगे कि हम शायद वायलेंट ही हैं। हमारे हर चीज से लेके, हमारे बात करने के तरीके से लेके, हमारे रिलेशनशिप में हमारी इनकंसिडरेशन, हमारी इनफैक्ट सेल्फ सेंट्रिक नेचर हमारा, हम अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, हम अपने लिए अपनी अच्छाई, अपना फायदा, ये सब देखेंगे। सब बोलते हैं ना कि मुझे मेरा फायदा पसंद है, सब बोलते हैं मुझे मेरी अच्छाई पसंद है। क्या हमें वाकई में हमारी अच्छाई पसंद, हमें पता भी है कि किस चीज में हमारी अच्छाई है, किस चीज में हमारा सच में फायदा है? हमें बाहर से आइडिया मिला होगा कि देखो ये कर लो, इसमें तुम्हारा फायदा होगा,
देखो ये कर लो तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, देखो ये कर लो, दिस वुड बी गुड फॉर यू। ये जो हमारे गुड के सारे आइडियाज हैं, जो आपको, आप जिसमें मान रहे हो कि आपका बेनिफिट है, आप मान रहे हो कि जो आपके लिए पॉजिटिव है, सो कॉल्ड, जो आप मान रहे हो कि जिसमें आपका प्रॉफिट है, ये सारे प्रॉफिट के, गुड के आइडियाज आपको हमेशा बाहर से मिले हैं। आपकी बाहर की, या तो किसी फैमिली वैल्यू ने दिए हैं, आपकी एजुकेशन ने दिए हैं, आप जो मीडिया कंज्यूम करते हो आपको उसने दिए हैं। आपको इनवर्डली खुद से अगर आप देखोगे तो आपको वाकई में पता नहीं है कि आपका गुड कहां पे है, कि आपका सच में फायदा किसमें है। तो अब ये जो बाहर से आपको आइडियाज मिले हैं आपकी सपोजिड गुडनेस के, आपकी सपोजिड फायदे के, कि ये चीज आपके लिए अच्छी है, ये सारे सपोजिड आइडियाज, ये सारे बिलीव्स आपके, कि ये जो आपके लिए चीज अच्छी है, ये आपका पूरा लाइफ डिक्टेट करेगी, ये आपको बताएगी कि क्या आपके लिए सही है। और जो इन आइडियाज ने आपको बताया होगा कि ये आपके लिए अच्छा है, आप उनको अपने आप परस्यू करने लग जाओगे। आप बोलोगे कि देखो मेरा तो इसमें फायदा है तो मैं ये परस्यू करूंगा। और अपने ही बारे में लेके ये इग्नोरेंस, ना जानना कि मेरा जो अच्छाई है, मेरा जो जिस चीज में फायदा है, जो मेरी वाकई में जरूरत है, ये ना जानना ही अलग अलग तरीके की वायलेंस बनता है हमारी लाइफ में। हम जो भी कर रहे होंगे हम देखेंगे कि कैसे उसमें एक सटल वायलेंस कहीं ना कहीं छुपी हुई है। अपने आप को जैसे ही हम अलग कर लेते हैं तो हमारा हर चीज के टुवर्ड्स जो एटीट्यूड होगा वो होगा ही कंजम्पशन का, कि कैसे मैं इससे फायदा निकाल लूं। आप देखो कि कोई भी आप अगर काम कर रहे हो, किसी भी चीज में आप इन्वॉल्व हो, क्या आप उसमें बिना किसी फायदे के इन्वॉल्व हो? क्या आप उसमें बस बिना किसी रीजन के इन्वॉल्व हो? रीजन भी कहीं ना कहीं जो हम देते हैं अपने आप को, वो रीजन ही ये होता है कि इसमें हमारा फायदा होगा, कि इसमें हमारा प्रॉफिट होगा। हम ऑलमोस्ट बहुत सटल तरीके से एजुकेशन को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। हम कहते हैं कि देखो हमें एजुकेशन चाहिए है ताकि मैं जिंदगी में कुछ बन जाऊं। एजुकेशन कहीं ना कहीं एक जरिया ही है अपने लिए ल्यूक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का, क्योंकि जब तक मैं एजुकेट नहीं करूंगा अपने आप को तब तक मैं सक्सेसफुल कैसे होऊंगा। हमें ऑलमोस्ट एजुकेशन का मोटिव एजुकेशन अपने आप में नहीं है, एजुकेशन का जो एंड है वो अपने आप में एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन का एंड है कोई सक्सेस। एजुकेशन का जो एंड गोल है, जो उसकी प्रायोरिटी है, वो बन जाता है कि ये आपको लाइफ में कुछ बना देगा, आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे देगा, आपको किसी तरीके का कोई फायदा कर देगा। हर पेरेंट बोलता है कि देखो पढ़ लिख लो नहीं तो कुछ बन जाओगे, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कोई होमलेस पर्सन को दिखाया जाएगा, बोलेगा देखो ऐसे हो जाओगे जो पढ़ोगे लिखोगे नहीं, आपको डराया जाएगा। ये डर क्या है? जो भी डरा हुआ इंसान होता है वही इंसान तो फिर वायलेंट होता है। हम जिस भी चीज को अप्रोच करेंगे हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा निकाल लें। एजुकेशन का पॉइंट भी फिर जैसे हमने डिस्कस करा था अभी, पढ़ाई का पॉइंट पढ़ाई नहीं रह जाएगा। हमें लगेगा पढ़ाई से हमारा जिंदगी में कोई फायदा होगा, हमारा इससे कोई मतलब सुधरेगा, हमें इससे कुछ मिल जाएगा, हम इससे कुछ बन जाएंगे। तभी आप देखते हो कि कैसे जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो सब्जेक्ट्स आप डीपली कहां पढ़ते हो। हम देखेंगे कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स बस एक मार्क्स लाने का एक जरिया होते हैं, कि कहीं ना कहीं कोई परसेंटेज आ जाए, कोई रिजल्ट आ जाए और हम उसमें खुश रहते हैं कि हाँ मेरा मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, मेरे रिजल्ट कितना अच्छा आया है। डू वी डीपली रियली केयर अबाउट मैथ्स? क्या हमें पता है जो हमें फॉर्मूलाज मिले हैं, जो हमें इक्वेशंस मिली हैं, वो कहां से आई हैं? वो कौन से मैथमेटिशियन ने क्या सोच के उस पे वो डिराइव करी होगी जो आप आज की डेट में आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है? क्या हम ये सोचते हैं? क्या हम ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं कि ज्योग्राफी में जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे हमारी ही लाइफ को इंपैक्ट करती है? क्या हमारा उससे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है? क्या हमें उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है हमारे सब्जेक्ट्स की? हम देखेंगे कि ऐसा है नहीं। हम पाएंगे कि हर चीज जिसमें हम इन्वॉल्व हैं उससे हम थोड़े एलियनेटेड ही हैं, हम उससे थोड़े अलग ही हैं, हम उसका बस इस्तेमाल ही कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे लिए पढ़ाई भी फिर एक बोझ बन जाती है, एक कोई जबरदस्ती करने वाली चीज जिसको हम जैसे तैसे परेशान हो करके कर लेते हैं ताकि मार्क्स अच्छे आ जाए और हम एग्जाम पास कर लें। यही होता है फिर एक वायलेंट तरीका, जिस तरीके से हम एजुकेशन को भी अप्रोच करते हैं, ये एक इनफैक्ट एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है, क्योंकि हम उससे मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी अप्रोच है हमारी सब्जेक्ट्स को लेकर, जो हमारी अप्रोच है अपनी स्टडीज को लेकर,
वो भी कहीं ना कहीं ऐसी है कि इससे हमारा मतलब सुधर जाए, कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि हम कैसे नेचर को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। इंसान देखो तो सही, उसने अपने एक्चुअली नेचर का क्या हालत कर दिया है। आप देखोगे क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप हाँ पोस्टर्स बनाते हो, उसके लिए आप स्लोगन्स बनाते होगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या जो प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो इंसान की उसके नेचर से जो रिलेशनशिप है उसी का ही कॉन्सिक्वेंस नहीं है? क्योंकि हम बस अपने नेचर को एक्सप्लॉइट ही करते हैं, हम उससे से ज्यादा रिसोर्सेज निकलवा के अपने आप को सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं। इसीलिए तो फिर नेचर की हालत ऐसी होती है, इसीलिए तो फिर हमारी रिवर्स वैसी हैं जैसी हैं अभी, इसीलिए तो हमारे एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन है। जो हमारे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन है, जो हमारी रिवर की हालत है, जो इनफैक्ट हमें हमारे एनिमल्स के साथ जो हमारा पूरा एक अप्रोच है, ये सारी जो हमारा पूरा रवैया है इनके टूवर्ड्स, जो हमारी अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को बस सेटिस्फाई करने के लिए ही है। हम बस खुश होना चाहते हैं, हम अपने आप को फुलफिल करवाना चाहते हैं, इसीलिए हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, हम एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें पता भी नहीं होगा कि कौन से सटल वेज में हम एनिमल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या हम ये देख सकते हैं कि हम भले ही बड़े कैजुअली ऐसे ट्रीट कर देते हैं कि अरे हाँ ये तो फूड है, ये तो वेज है, ये तो नॉन वेज है। क्या हम देख सकते हैं जिसको नॉन वेज फूड बोल देते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे एक जानवर था, जिसकी अपनी कोई एक लाइफ थी, जिसकी अपनी कोई एक बीइंग थी, जो चल फिर रहा था, और हमने उसको बस कटअप कर दिया किस चीज के लिए? क्योंकि हमें एक प्लेजर ऑफ टेस्ट चाहिए था, हमें बस उससे कोई टेस्ट का प्लेजर मिल रहा था, हमें उससे उसे खाने में कोई इंजॉयमेंट मिल रही थी, इसीलिए। और या शायद जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि इससे देखो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इसीलिए बस आपने उस जानवर को कटअप कर दिया और आपने सोचा कि हाँ देखो मैं तो इसको आराम से खा जाऊंगा। ये क्या है? ये एक तरीके का वायलेंस ही तो है। क्या हम ये वायलेंस समझते हैं? उस टाइम आप देखो कि कैसे आपका प्लेजर ऑफ टेस्ट, कि हमें टेस्ट मिल जाएगा, हमें खाने में मजा आएगा, हम इसको बहुत ही नॉर्मलाइज कर देते हैं कि वायलेंस ऑन एन एनिमल बहुत नॉर्मलाइज हो जाती है जब जैसे ही टेस्ट की बात आती है। और क्योंकि इतनी पॉपुलर चीज है ये, क्योंकि इतनी प्रेवलेंट चीज है ये, इसीलिए हमें हर जगह होते हुए दिखती है। हम सोचते हैं कि नहीं, किसी के साथ जबरदस्ती करनी जरूरी अच्छी बात नहीं है, किसी को एक्सप्लॉइट करना अच्छी बात नहीं है, किसी के साथ फोर्सफुल होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन उस जानवर के साथ हम क्या करते हैं? जो जानवर इतने से छोटे से केज में अपनी जिंदगी बिताता है, जो चल फिर नहीं पाता है, जो हिल डुल नहीं पा रहा है, वो बस अपनी ही फीसीज में बैठा हुआ है, क्या वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं है? क्या हम उस पर अपना फोर्स नहीं डालते हैं? ये क्या हम करते तो है ना, और हमें लगता है कि ये तो बस खाना है, अरे ये तो सब कर रहे हैं, ये तो बहुत आम बात है, ये तो इसमें बुरा क्या है, इसमें गलत क्या है? हमें ये दिखेगा ही नहीं कि कैसे डायरेक्टली हमारी ही अपने आप को सेटिस्फाई करने की जो अर्ज है वो सीधी सीधी इतनी वायलेंट है कि हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि वो जो जानवर था हम उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, हम उस पर अपना जोर चलाते हैं, हम उसको सीधे सीधे एक्सप्लॉइट करते हैं। हर दिन अगर आप इसका थोड़ा डेटा खोल के देखोगे, हर दिन बिलियंस ऑफ एनिमल स्लॉटर होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि बस और बस इसलिए ताकि हमें अपना प्लेजर ऑफ टेस्ट मिल जाए। जो हमारी आदत है, जिस तरीके का हमारा कल्चर है खाने पीने का, वो बस कंटिन्यू होता रहे, और जो कंपनीज इसको प्रोड्यूस कर रही हैं उनको प्रॉफिट मिलता रहे। इसीलिए एवरी डे बिलियंस ऑफ एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, और हमें ये पता भी नहीं होगा। ये बहुत आम बात है, हर कॉर्नर पे आप देखोगे कि हाँ कोई एक मीट शॉप है, हाँ कोई एक स्लॉटर शॉप है, वो बहुत ही नॉर्मलाइज हो जाता है हमारे लिए, वो बहुत ही आम बात हो जाती है। ये क्यों इतनी आम बात हो जाती है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं वायलेंस को ही बहुत नॉर्मलाइज कर चुके हैं अपनी ही कल्चर में। कंपैशन जैसी चीज हमें समझ नहीं आती, हमारे लिए एक मॉरल वैल्यू बन के रह जाती है, हमारे लिए कोई एक आइडियल बन के रह जाता है कि हाँ ये एक आइडियल है, यू शुड बी कंपैशनेट, यू शुड बी बेनेवोलेंट। बट ये बस एट द एंड ऑफ द डे आइडिया है, ये हमारी लाइफ में आप देखोगे कि ये है नहीं वाकई में। हम जो भी एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम समझते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट आया भी कहां से है, वो डिराइव ही कैसे हुआ है? एक बहुत ही नॉर्मल चीज, मिल्क जैसी चीज भी, क्या हम समझते हैं कि वो आती कहां से है? हम बस कैजुअली समझ लेते हैं कि मिल्क तो देखो गाय दे देती है, मिल्क कम्स फ्रॉम काउज,
काऊ का तो काम ही होता है एक तरीके से मिल्क देना, है ना, हम यही समझते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में गाय का बस काम है कि वो आपको दूध दे? हम कहीं ना कहीं उसी से दूध एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। क्या हम जानते हैं कि उससे दूध कैसे आता है? क्या आप जानते हो कि गाय ही अपने आप में एक मैमल है, और मैमल मिल्क कब प्रोड्यूस करता है? मैमल तभी मिल्क तो प्रोड्यूस करता है ना जब वो इंप्रेग्नेट होता है। और हम उसको देखते हैं कि कैसे कोई एक जानवर का काम अपनी पूरी लाइफ में बस यही है क्या कि वो हमेशा बस मिल्क ही प्रोड्यूस करता रहे। और अगर वो हमेशा मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हर समय कहीं ना कहीं अपने पेट में ही एक बच्चा लेके बैठा हुआ है। हम उसको फिर फोर्सफुली इंप्रेग्नेट भी करते हैं ताकि क्या, बस हमारी टेबल पे एक दूध का ग्लास आ जाए। या तो हम बटर खा लें, या तो हम चीज केक खा लें, या तो हम कोई और मिल्क प्रोडक्ट खा लें। इन सब में जिसमें हमें प्लेजर मिलता है बहुत ज्यादा, हम ध्यान भी नहीं देंगे कि ये सारी चीजें, आइसक्रीम, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सारी चीजें क्या हैं? क्या इनमें मिल्क प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है? हम ये समझते ही नहीं है कि मिल्क अपने आप में, भले ही हम इनोसेंट हमें लगता है बहुत, हमें एड्स दिखते हैं, हमें जो स्मॉल किड्स हैं वो एड्स पीते हुए दिखते हैं, वो व्हाइट मुस्टैच के साथ दिखेंगे, और हमें लगेगा कि ये तो देखो कितनी क्यूट बात है, ये तो देखो कितनी नॉर्मल बात है, ऐसा तो देखो होता है, बच्चे तो देखो दूध पीते ही हैं। लेकिन क्या हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस के पीछे कितनी ज्यादा क्रूएल्टी इन्वॉल्व है? कितने मास प्रोडक्ट, कितने मैसिव स्केल पे ये डेयरी जो एनिमल्स हैं उनके साथ क्रूएलिटी होती है? क्या हम इस चीज को जानते हैं? और अगर हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो हम जाने अनजाने इसी प्रोसेस का पार्ट हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्शन बढ़ रही है वो इसीलिए तो बढ़ रही है क्योंकि हम कंज्यूम करने बैठे हैं। जितनी कंजम्पशन होगी उतनी ही तो प्रोडक्शन होगी। तो इनडायरेक्टली हम देखेंगे कि हम भले ही अपने आप को ये बोले ना कि हम वायलेंट नहीं है, मैं वायलेंट नहीं हूं, मैं तो कंपैशनेट इंसान हूं, बट उसी इन द सेम ब्रेथ आई एम गल्पिंग अ फुल ग्लास ऑफ मिल्क एंड आई एम सेइंग कि यू नो आई एम एक्चुअली नॉट वायलेंट। मैं छाछ पी रहा हूं बैठ के और मैं बोल रहा हूं कि अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी वायलेंट इंसान नहीं हूं, मैं तो बड़ा कंपैशनेट इंसान हूं। और मैं ये डिसोनेंस ही नहीं देख पाऊंगा, मैं अपनी ही कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देख पाऊंगा अपनी लाइफ में जो हो रही है। और यही तो रीजन है, क्योंकि जब तक इंसान इग्नोरेंट रहता है अपने आप को लेकर, जब तक वो ये नहीं देखता कि वो जीवन में कर क्या रहा है, वो कैसे कैसे किन किन चीजों में इन्वॉल्व है, वो जाने अनजाने वायलेंट ही रहेगा। चाहे वो उसके खाने की बात हो, चाहे वो उसके एजुकेशन की बात हो, चाहे वो उसके रिलेशनशिप्स में हो, जिस तरीके से वो बात करता है लोगों से, जो उसके पूरे सोचने का तरीका है, इन सारे फॉर्म्स में उसे देखने को मिलेगा कि वो बहुत सटल तरीके से हर अपने एरिया ऑफ लाइफ में बस वायलेंट ही है। उसको लगेगा कि वायलेंस तो ऐसी चीज है, होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चन, आई विल गेट बैक टू यू। उसको लगेगा वायलेंस तो बस एक ऐसी चीज है जो या तो फिल्म्स में होती है, जो या तो पंचिंग होती है, या जो फाइट होती है। वो ये देख ही नहीं पाएगा कि उसकी पूरी बीइंग ही, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस ही कहीं ना कहीं वायलेंस प्रोपोगेट करती है। वायलेंस बाद में बाहर आता, बाद में बाहर दिखता है। हमारी जो अपने आप को लेकर अंडरस्टैंडिंग होती है, हम जैसे होते हैं वहीं से ही वायलेंस के सीड हमारे अंदर पैदा होते हैं। वो हम जैसे हैं वो ही डिसाइड करेगा कि हम वायलेंट हैं कि नहीं है। जब तक हम अपने आप को समझते नहीं हैं तो हमारा होना ही एक तरीके से, हमारी एग्जिस्टेंस ही एक तरीके से वायलेंस को प्रोपोगेट करेगी, वायलेंस को आगे फ्यूल करेगी और उसे बढ़ाएगी। तो ये जान पाना कि देखो जहां भी मैं सेटिस्फाई करने की अपने आप को कोशिश कर रहा हूं, जिस भी तरीके का मैं प्लेजर में अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे मैं सुख पाने की चाहत रख रहा हूं, मेरी ये सुख पाने की चाहत, अपने आप को प्लेजर देने की चाहत, इन सब की अगर मैं इसको पूरी पिक्चर में देखूं तो इस पूरी पिक्चर में बहुत ज्यादा वायलेंस इन्वॉल्व है। इस पूरी की पूरी पिक्चर में ही हर पॉइंट पर, हर एक स्टेप पर मैं देखूंगा कि हिंसा है, और हमारा होना ही फिर एक तरीके से हिंसक होना हो जाएगा। क्योंकि हम अनफुलफिल्ड हैं तो हम हर चीज को ना ऑलमोस्ट, जिसे बोलते हैं, गंदी नजर से देखेंगे। गंदी नजर से कैसे देखना होता है कि हम उसको कंज्यूम करने की नजर से देखेंगे, हम उससे अपना कोई मतलब पूरा करवाने की नजर से देखेंगे, हम उसको ऐसे देखेंगे कि अरे ये मेरा क्या फायदा करा देगी, या इसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हो जाएगा।
मेरे हर नजर हर चीज पर, अपनी हर अप्रोच पर, मेरा रिलेशनशिप भी फिर ऐसा ही होगा। मैं जिन लोगों से रिलेट करूंगा, मैं जैसे फ्रेंड्स बनाऊंगा, हम क्यों ये बोलते हैं कि फ्रेंड्स मतलबी होते हैं, क्योंकि ये बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी की अप्रोच ही ऐसी है कि हम सामने वाले से मतलब निकाल लें। हमारा कोई फ्रेंडशिप में किसी तरीके का मतलब होगा हमारा कि इससे मैं दोस्ती कर लेता हूं, मेरा इससे ना ये फायदा हो जाएगा, ये ना यहाँ काम करता है, इसके पापा तो यहाँ है, ये यहाँ की अप्रोच लगवा देंगे, ये तो इन इन लोगों को जानता है तो इससे दोस्ती कर लेता हूं मैं। हम ऐसे ही तो पाते हैं ना लोगों को, लोग ऐसे ही तो बोलते हैं कि भाई अपने आसपास दोस्त ऐसे रखो जिनकी पहुंच हो ऊपर, ताकि तुम्हारा कोई फायदा निकल जाए। ये क्या है? ये एक वायलेंट फॉर्म ही तो है ऑफ फ्रेंडशिप, एक वायलेंट रिलेशनशिप ही तो है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इससे फायदा निकल जाए। हम चालाक समझते हैं अपने आप को, हमें लगता है ना कि क्लेवर होने बड़ी एक क्वालिटी है जो बहुत अच्छी मानी जाती है। लोग बोलते हैं कि यू शुड बी क्लेवर, यू शुड बी शार्प विद योर माइंड। ये सारी जो क्लेवरनेस है ये एट द एंड ऑफ द डे क्या है? ताकि हमारा फायदा हो जाए। कोई भी इंसान क्लेवर किस लिए होता है? अपना अच्छा कराने के लिए ना, अपना फायदा कराने के लिए, अपना प्रॉफिट कराने के लिए। हमारा जो पूरा फिर नेचर ही होगा वो एक्सप्लॉयटेशन का होगा। जो हमारा इनफैक्ट पूरा बिजनेस मॉडल ही है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी चलती है, वो एट द एंड ऑफ द डे क्या है? वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, और वो तो बस एक मॉडल है, वो तो एक इकोनॉमी का मॉडल है जो इंसान ने अपनी समझ से निकाल दिया। अब क्योंकि उसकी समझ ही ऐसी थी कि जो भी वो करे उसमें उसका फायदा होना चाहिए, इसीलिए आप देखते हो कि हर कंपनी का एट द एंड ऑफ द डे मोटिव क्या होता है? उसका मोटिव तो यही होता है ना कि फॉर प्रॉफिट। वो भले ही बोले कि हाँ हम अपने एम्प्लॉयज की टेक केयर करते हैं, हाँ हम जिन लोगों से के साथ बिजनेस करते हैं उनकी परवाह करते हैं, लेकिन उनकी आखिरी परवाह क्या है? उनकी आखिरी परवाह तो उनका मुनाफा है ना, उनकी आखिरी परवाह तो उनका प्रॉफिट है। तो जो भी इंसान, जो भी हमें ये दिखेगा, जो भी हमें कंपनी बोल रही है कि नहीं हम तो अपनी इंप्लॉइज की परवाह करते हैं, वी टेक केयर ऑफ द पीपल वी वर्क विद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बस आप देखोगे कि बोलने की बात होती है। ये बस ऑन पेपर कोई एक हम क्लॉ लिख देते हैं ताकि हम अच्छे दिखें। एक इमेज मेकिंग का प्रोसेस होता है ये, ताकि हमारी इमेज कैसी दिखे, हाउ डू वी अपीयर इन फ्रंट ऑफ इन अ जॉब मार्केट, हमारी क्या रेप्यूटेशन है। ये रेप्यूटेशन को बनाने के लिए, अपनी एक पिक्चर बनाने के लिए हम ये वेलफेयर की स्कीम्स लाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर रियली कंसर्न्ड विद इज आवर प्रॉफिट्स। और उस प्रॉफिट के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी नुकसान आएगा, हमें लगेगा कि वी हैव टू लेट गो ऑफ पीपल, वी विल लेट गो ऑफ पीपल विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट इवन फ्लिंचिंग। हम बोल देंगे कि हाँ अच्छा चलो आप लोग कल से काम पे मत आना, क्योंकि अब हम आप हमारी कॉस्ट, यू आर अ लायबिलिटी फॉर अस, आप हमारे लिए एक तरीके से नुकसान बन रहे हो। तो आप यही तो देखोगे कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी बस ऐसा ही होगा जहां पे एक्सप्लॉयटेशन ही होगी। हम ये बोलते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जॉब ऑफर कर रही हैं। आप क्यों देखते हो कि आपकी जो क्लोथ हैं, जो आपका जूते हैं, इनफैक्ट ये सारी चीजें, इनफैक्ट जो फोन्स हैं हमारे, ये सारी चीजें क्यों असेंबल होते हैं किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में? इनके जो कंपनी के हेडक्वार्टर्स होते हैं वो होते तो या तो किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में है, यूएस यूके किसी यूरोपियन कंट्री में है, लेकिन इनकी जो लेबर फोर्स होती है वो क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होती है? कभी आपने सोचा है क्यों हर कपड़े के पीछे, जो एक महंगी कंपनी है, जो एक $1 बिलियन कंपनी है, उस कपड़े के पीछे क्यों लिखा होता है मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इनफैक्ट चाइना ऑल्सो? क्यों? क्योंकि वहां पे जो लेबर होती है वो बहुत सस्ती होती है। तो क्योंकि अगर यही प्रोडक्शन वो अपनी कंट्री में करवाएंगे तो उनको एक मिनिमम वेज देनी होगी, और वो क्योंकि वो मिनिमम वेज नहीं देना चाहते तो वो आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में और ऐसे शायद अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि देखो हम तो कितनी अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो कितनी लोगों के लिए भलाई कर रहे हैं, हम उनको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जॉब प्रोवाइड क्या है? घंटे के 10 रुपए, ये हमारी जॉब प्रोवाइड है। हम बस लोगों से काम निकलवाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम फिर हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो वैसा है। हम क्योंकि चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर लें, ज्यादा से ज्यादा फायदा निकलवा लें, हम मैक्सिमाइज कर लें अपने रिटर्न्स, इसीलिए हमारी जो पूरी अप्रोच होगी वो बिजनेस करने की अप्रोच ही ये होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो आउटपुट है, जो हमें मिल रहा है, जो हमारे एट द एंड ऑफ द डे बैंक में आ रहा है, वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। और हम ये क्योंकि करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इस पूरी चेन में
जो बॉटम पे जो इंसान होता है, जो एकदम प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसकी हर समय एक्सप्लॉइटेशन ही होती है। हमारे हाथों में इनफैक्ट जो मोबाइल फोन्स भी हैं, वो मोबाइल फोन्स ही पूरे पूरे एक्सप्लॉइटेशन से आए हैं, क्योंकि उसके जो एंड में जो इंसान बैठा हुआ है, जो माइंस से लाकर आपके लिए कोबाल्ट ला रहा है। कोबाल्ट की माइनिंग पता है आपको कैसे होती है? साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में अगर आप कोबाल्ट की माइनिंग का पता करो, कोबाल्ट वैसे बाय द वे हमारी बैटरीज के लिए यूज होता है, जो हमारे मोबाइल फोन्स की बैटरीज होती है, और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जहां पे रिचार्जेबल बैटरीज इन्वॉल्व होती है, कोबाल्ट नाम का जो एलिमेंट है ये मौजूद होता है। ठीक है, तो अब कोबाल्ट की माइनिंग के लिए भी अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट की माइनिंग कहां से होती है? वो कॉन्गो में एक जगह पे होती है, जहां पे सबसे ज्यादा रिच अमाउंट में ये मिनरल पाया जाता है। आप देखोगे कि वहां पे माइनिंग क्या बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है, वहां पे क्या बहुत ही लेबर लॉज वहां पे उन्होंने इंप्लाई कर रखे हैं, क्या वहां पे वो वेलफेयर कर रहे हैं लोगों का, जहां पे ये लोग माइन कर रहे हैं? आप देखोगे कि ऐसा नहीं है। वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी सीधा सीधा जैसे ही पैदा होते हैं और चलने फिरने लगते हैं, उनको माइंस में भेजा जाता है ताकि वो वहां से एक्सट्रैक्ट करके निकाल लें। अगर हम इन सारी चीजों के बारे में अपने आप को इन्फॉर्म करेंगे, हमें पता लगेगा कि जो हमारी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन ही है, जिस तरीके से वी डू बिजनेस, जिस तरीके से वी रन आवर इकोनॉमी, ये पूरी ही की पूरी एक्सप्लॉइटेशन पे बेस्ड है। और क्यों एक्सप्लॉइटेशन पे बेस्ड है? क्योंकि हमें अपना सब ज्यादा से ज्यादा प्लेजर अचीव करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस अचीव करनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा सुख पाना है, हमें खुशी पानी है। तो हमारी खुशी पाने की जो पूरी एक वेंचर है, हमारा जो एंडेवर है हमारा हैप्पीनेस पाने का, आप देखोगे ये हमारा एंडेवर टू मेक आवरसेल्व्स हैप्पी will always result in exploitation and is inherently in its root is violent, because we think by consuming things, because we think by extracting things from the nature, from people, by exploitation. That is how we will make ourselves happy, that is how we will feel satisfied, that is how we will fulfill ourselves. तो वायलेंस का जो कॉज है वो एंगर नहीं है, वो गुस्सा नहीं है, ये सारी चीजें बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहली आती है हमारी डिजायर टू फुलफिल अवरसेल्व्स, द टेंडेंसी ऑफ द मी, जो मैं बोलते हैं ना हम अपने आप को, मी, आई एम दिस, दिस इज माइन, ये जो टेंडेंसी ऑफ द मी है, ये है ही एक्सप्लॉइटेटिव। तो इंडिविजुअल से शुरू होती है ये बात कि इंडिविजुअल जो मैं मानता है अपने आप को, जो ये मानता है कि मैं डिससैटिस्फाइड हूं और मुझे सेटिस्फैक्शन दुनिया में मिलेगी, कि मैं बाहर कुछ करके अपने आप को सेटिस्फाई फील करवाऊंगा, कि मैं ये एक्सप्लॉइट करके, ये एक्सट्रैक्ट करके अपने आप को सेटिस्फाई करवाऊंगा, कि मैं ये कंज्यूम करके खुद से सेटिस्फाई हो पाऊंगा। बाहर जब तक वो ये सोचता रहेगा, ये इंडिविजुअल से स्टार्ट होगा और फिर यही इंडिविजुअल फैमिली बनेगा, फिर वो देश बनेगा, फिर वो कोई कंपनी बनेगी, फिर वो कोई एक ग्रुप बनेगा, फिर वो एक कंट्री बनेगी। छोटी इंडिविजुअल से स्टार्ट होती है ये टेंडेंसी ऑफ वायलेंस, और ये बहुत ही ब्रॉडर फॉर्म में बन जाती है जब वो कंपनी हो जाती है, जब वो एक कंट्री हो जाती है, जब वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। तो हमें यही देखना होगा कि ये जो शुरुआत होती है ये हमारे ही मन से होती है। हमारा जिस तरीके का मन है, हम जैसे हैं अंदर से, जो हम डीपली डिससैटिस्फाइड हैं, जो अनफुलफिल्ड है, हमें ये देखना होगा कि हमारी ये जो अनफुलफिलमेंट है, हमारी ये जो डिससैटिस्फैक्शन है, ये आंसर होगी खुद को समझ के, अपनी ही अंदर की हालत को देख के। जितने हम डिविसिव रहेंगे, डिविसिव मतलब डिवाइडेड, जितने ही हम अपने आप को अलग इस्टेब्लिश करेंगे, हम बोलेंगे कि देखो मैं तो कुछ हूं अपने आप में, और जैसे ही ये मैं हम अपने अंदर खड़ा कर लेते हैं, तो ये मैं अब अपने आप को हर समय भरने की कोशिश करेगा, ये अपने आप को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। भरने का मतलब क्या होता है? एम्प्टीनेस क्या होती है? ये मैं ही अपने आप में एक एम्प्टीनेस है। ये क्यों है ये मैं एम्प्टीनेस? क्योंकि ये एक फॉल्स एंटिटी है, ये एक फिक्शनल एंटिटी है, और क्योंकि ये खाली है तो ये अपने आप को बस भरता चले जाता है, भरता चले जाता है। हम बोलते हैं ना कि यार देखो मेरे को मन भरना है अपना। हर इंसान चाहता है ना कि यार मन नहीं भरा, हम कैजुअली कह देते हैं कि मेरा मन नहीं भरा, जब मन भर जाएगा तब मैं खत्म करूंगा, ये जब मन भर जाएगा तब मैं खाना खत्म करूंगा, या पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, हम ये सारी बातें करते हैं ना। ये जो मन है हमारा, आप देखोगे कि ये कभी भी नहीं भरता, ये एक एंडलेस पिट है, इसके अंदर चीजें जाती चली जाएंगी, पूरी दुनिया चली जाएगी। एक तरीके का हमारा मन एक ब्लैक होल है, उसमें सब कुछ समा सकता है, लेकिन वो फिर भी पाएगा कि वो खाली है। वो इतना सब कुछ खाने के बाद भी, कंज्यूम करने के बाद भी, पान लेने के बाद भी, वो
वापस खड़ा होकर बोल देगा कि अरे यार मन नहीं भरा है, अभी भी मन नहीं भरा है। तो ये मन जो है ये कभी भर ही नहीं सकता। हम भले ही इसको भरने की कोशिश करते रहते हैं, हम भले ही अपने आप को फुलफिल करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम कभी फुलफिल हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते और कैसे होंगे? क्या और ज्यादा कोई एक अमाउंट टच कर लेंगे हम, या एक क्वांटिटी अगर हम खड़ी कर लेंगे और बोलेंगे कि इतनी क्वांटिटी के बाद तो मन ही भर जाएगा, क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। मन को भरा नहीं जाता, मन को समझा जाता है। हम देखेंगे कि जैसे हम जितने डिवाइडेड हैं, जितनी हम इस अपनी ये जो मैं की जो आइडेंटिटी है, जो फिक्शनल है अपने आप में, जो एक्चुअली रियल नहीं है बट हमें लगती है बहुत रियल, जो हमें लगता है कि हाँ हम एक इंडिविजुअल हैं, कि हाँ हम कुछ तो हैं, मेरी मेमोरीज का क्या, मेरी जो पहचान है उसका क्या, जो मैं अपने आप को मानता हूं उनका क्या, मेरी जो बिलीफ्स हैं उनका क्या। जब तक मैं ये सब करता रहूंगा तब तक मैं अपने मन को, अपने मैं को, अपनी ईगो को इनफैक्ट बचा के रखूंगा। ईगो ऐसी चीज है जो कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं है, वो हमेशा खाली रहती है, और वो तरीके तरीके से, कभी नेचर से, कभी रिलेशनशिप्स में, कभी चीजों से, जानवरों से अपने आप को बस सेटिस्फाई करने की कोशिश करती रहती है। बट क्योंकि ईगो अपने आप में कुछ है ही नहीं, वो कभी सेटिस्फाई हो नहीं पाती। और इसका एक फिक्शनल नेचर ही, उसकी ये एक तरीके का इल्यूजन ही अपने बारे में कि वो एग्जिस्ट करती है, उसको चीजों की तरफ भगाता है, उसको कहीं ना कहीं फोर्स करता है। हम कंपल्सिव ही हैं अपने आप को इस बिहेवियर में एनरोल करवाने के लिए, ऐसे बिहेव करने के लिए। हम जब तक ऐसे ये ईगो को लेकर चलेंगे अपने अंदर, जब तक हम इसकी रियलिटी नहीं समझ पाएंगे, जब तक हमें दिखेगा नहीं कि ये है ही क्या अपने आप में, तब तक हम डिवाइडेड रहेंगे, हम अपने आप को अलग करते रहेंगे। और जब तक हम डिवाइडेड रहेंगे तो जिस चीज को हम अप्रोच कर रहे हैं, हम उसको हमेशा कंज्यूम ही करेंगे, हम उसको हमेशा खाने की कोशिश करेंगे, हम उसको ओन करने की कोशिश करेंगे। हम कितना ओन करना चाहते हैं ना कुछ, हम चाहते हैं कि मैं ये ओन कर लूं, मैं इसका ओनर बन जाऊं, मैं ये पोजेस कर लूं। इंसान क्यों पोजेस करना चाहता है चीजें? इंसान क्यों ओन करना चाहता है चीजें? इसके बारे में कभी आपने सोचा है? हाँ, फायदे के लिए। और उसको कुछ अपने आप में महसूस होता है ना कि वो कुछ है, अभी वो अपने आप को कुछ बता पाता है कि हाँ उसने ओनर है वो इन सारी चीजों का, अब वो इन सारी चीजों को पोजेस करता है वाकई में। तो उसका वो जो खालीपन है, कहीं ना कहीं वो पोजेस करके, वो ओन करके अपने इस खालीपन को वाकई में भरना चाह रहा है, जो वो अपने आप को क्योंकि कुछ समझता नहीं है, वो अपने आप में एम्प्टी है। तो इस एम्प्टीनेस को भरने के लिए वो चीजें ओन करता है ताकि उसको प्राइड मिले। प्राइड जो है वो सीधी सीधी एक एम्प्टीनेस की बात है, जो अपने आप को फुलफिल करने को सीख करती है। प्राइड जो हम अपने आप को फील कराते हैं, वो हम अपने आप को अश्योर करवाते हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं खुद से सेल्फ अप्रूव करते हैं कि भाई यू आर समथिंग, यू आर समथिंग। तभी तो कितने आपने ऐसा देखा होगा कि लोग शीशे के सामने अपने आप को खड़े होकर बोलते रहते हैं यू आर द मैन, यू आर समथिंग, यू आर समवन। ये क्यों उनको करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अंदर से अंदर वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि दैट दे आर रियली नोबडी, दैट दे आर एम्प्टी विद इन। और इस एम्प्टीनेस को डायरेक्टली इसको फेस कर पाना ही हमें वाकई में एक्चुअली सेटिस्फाई करता है। ये हमें, ये फुलफिलमेंट की हमारी रिक्वायरमेंट है, ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग अपनी ही एम्प्टीनेस को देख के कि हाँ ये जरूरी नहीं है कि मुझे इसे फुलफिल करने की जरूरत है। जैसे ही कोई इंसान इसको डायरेक्टली देखता है अपनी ही लाइफ में कि कैसे हाँ मेरी जिंदगी में अगर खालीपन है तो ठीक है, मैं इसके साथ क्या रह सकता हूं, कैन आई अंडरस्टैंड इट, कैन आई अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ माई ओन माइंड, कैन आई सी द फ्यूटिलिटी ऑफ माई ओन डिमांड्स, कैन आई सी व्हाई आई एम I always try to seek fulfillment, I always try to seek happiness, can I see the reality of it, can I see the reality of my desires, मैं क्यों इतनी इच्छाएं करता रहता हूं। जितनी हम इन सारी चीजों को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, जितना हम धीरे धीरे इनके अपने ही नेचर के बारे में समझना शुरू करेंगे कि हमारी वांट्स, हमारे डिजायर्स कहां से आते हैं, उतना हम देखेंगे कि हमारे अंदर की जो वायलेंस का जो सीड था, जो हम उसको जमीन देते थे उगने के लिए, वो उतनी फर्टाइल नहीं है। वायलेंस का सीड जो है वो हमारी इग्नोरेंस के अंदर ही फलता फूलता है। जो वायलेंस का पेड़ हमारे अंदर बड़ा होता है, वो बड़ा ही हमारी इग्नोरेंस के चलते होता है। जब तक हम अपने आप को लेके इग्नोरेंट रहेंगे, हम खुद को नहीं जानेंगे, हम नहीं समझेंगे कि ये मैं कहां से आया है,
और ये क्या चाहता है, ये हाउ इल्यूजरी इट इज, तब तक हम अपने नेचर में खुद को लेके वायलेंट ही रहेंगे। हम बोलते रहेंगे अपने आप को कि वी शुड प्रीच नॉन वायलेंस, वी शुड बी नॉन वायलेंट, हमें नॉन वायलेंट बोलना अपने आप को अच्छा लगेगा, लेकिन बोलने से आप नॉन वायलेंट नहीं हो जाते। बोलने भर से कि हाँ देखो मैं हिंसा नहीं करता, हाँ देखो मैं कितना कंपैशनेट हूं, हाँ देखो मैं कितना दयालु हूं, हाँ देखो मेरे में कितनी अच्छाई है, ये सब बोलने से नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं हमें बोलना अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है कि देखो मैं तो कंपैशनेट इंसान हूं, आई एम अ काइंड पर्सन। ये सब आपने सुना होगा ना लोगों को बोलते हुए, आई एम रियली गुड एट हार्ट, आई एम रियली काइंड, मेरे अंदर ना एक कंपैशन है। ये बोलने से नहीं होता है, ये सब ये खुद को समझने से आपके अंदर जो मैं है, जब ये खत्म होता है तब कंपैशन आती है आपके अंदर। जब तक ये मैं है कंपैशन नहीं आ सकता आपके अंदर। जब तक ये मैं है आप काइंड हो ही नहीं सकते, आप अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते चीजों को। और जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आती तब तक हमारी नॉन वायलेंस की सारी बातें, कंपैशन की सारी बातें आर ऑल जस्ट मियर डिसेप्शन। इनफैक्ट ऑल ऑफ दिस वुड बी सिंपली बी अ लाई। This is a lie that we would tell ourselves to make ourselves feel happy, to make ourselves feel good. और जैसे जब भी हम ये करेंगे, we would always delude ourselves. We would be lying to ourselves. To not to lie to yourself is to be compassionate. To not to lie to yourself is violence. To be inconsiderate, to be insensitive towards your own self, to not be aware of your own reality results in violence. Questions now. Pamni, you had a question. क्या हमें दूध नहीं पीना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन है। अब हम ये देखें सही, क्या जरूरी क्या है, हमारी दूध पीने की मांग, या हम क्या ये देख सकते हैं कि वो जानवर के साथ वाकई में हो क्या रहा है। कोई एक जानवर, सोचो आप, उसकी 12 साल उसका लाइफ स्पैन है, ठीक है, 12 साल वो अपना जीवन जीता है, और अपने 12 साल के लाइफ स्पैन में वो 8 से 9 साल प्रेग्नेंट रहता है ताकि मेरी टेबल पे दूध आ सके, ताकि मैं चीज केक खा सकूं, ताकि मैं आइसक्रीम खा सकूं, ताकि मैं बटर लगा सकूं अपनी ब्रेड पर, ताकि मैं रोटियों में घी डाल सकूं। इस चीज के लिए, ताकि मुझे ये सारी चीजें मिल जाएं, इन सब के लिए मैं सोचती हूं कि हाँ मेरे को दूध पीना चाहिए। और वो जानवर प्रेग्नेंट है तो ठीक है, उसको प्रेग्नेंट रहना चाहिए क्योंकि मुझे ये सारी जरूरत है। और जब तक मुझे ये सारी जरूरत है, इसका मतलब क्या है, उसका जो दूध है वो कहीं ना कहीं जिसके लिए है उसको नहीं मिल रहा है। मतलब अगर वो प्रेग्नेंट हो रहा है, वो जानवर प्रेग्नेंट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चा भी तो दे रहा है, और फिर उसके बच्चे को उसका दूध नहीं मिल रहा है, उसका बच्चा उससे अलग कर दिया जाता है, और सीधा दूध जो मिलता है वो सीधा सिर्फ वो हमें मिलता है, हमारी टेबल पर आता है। हमें क्योंकि चाय पीनी है, हमें क्योंकि मिल्कशेक पीनी है, हम क्या सामने वाले जानवर को एक्सप्लॉइट करते रहें ये करने के लिए? ये तभी होगा जब हम थोड़ा क्लोजली इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, हम डेयरी इंडस्ट्री का थोड़ा पता लगाएंगे कि ये है क्या वाकई में, कि ये कैसे, कितनी एक्सप्लॉइटेटिव है। हम भले ही बोलें ये कि अरे देखो ये तो कितना अच्छा कर रही है, गांव में भी तो ऐसी चीजें होती हैं, सब तो लोग ये करते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो कि सड़कों पे, आप ये कभी सोचते हो कि सड़कों पे इतनी गायें क्यों हैं? क्यों सड़कों पे इतनी गायें होती हैं? क्योंकि हम इनको छोड़ देते हैं बस सीधा, टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। हाँ, क्योंकि ये बूढ़ी हो गई होती है, इंटेलिजेंट, क्योंकि ये बूढ़ी हो गई होती हैं, और जिन्होंने इसको पाला होता है वो परवाह नहीं करते उसकी, वो उसको बस सड़कों पे छोड़ देते हैं, और सड़कों पे छोड़ देते हैं ताकि अब वो क्या करे, वो प्लास्टिक खाए, वो कुछ और रैपर खाए, वो कूड़े में पड़ी रहे, वो अपनी फीसीज में पड़ी रहे, और वो जगह जगह पर एक्सीडेंट का कारण बने। क्यों हमें इतनी गायें दिखती हैं? कभी हमें ये सोचना तो चाहिए कि कैसे ये इतना मेनेस है हमारी। इंडिया तो माना ही जाता है कि सड़कों पे यहाँ पे गायें दिखती हैं। सड़कों पे यहाँ पे क्यों गायें दिखती हैं? क्योंकि इंडियंस बहुत ज्यादा दूध पीना चाहते हैं। और ये बात भी ध्यान दो, हम गायों का दूध इसलिए ही पीते हैं क्योंकि उसकी कोई एक ना गाय हमें इसलिए दिखती है क्योंकि उसकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस मान लिया हमने उसको माँ मान लिया, हमने बोल दिया गाय हमारी माता है। लेकिन जितना हम अपनी माँ को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, हमें रियलाइज ही नहीं होगा कि क्या रियलिटी है, क्या वाकई में हमारी वो माँ है
जिसको हम इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दिन दोपहर, जिसको आपको पता है कि इंडिया कैसे बीफ का प्रोड्यूसर है और वो कितना बीफ एक्सपोर्ट करता है। जिस गाय को हम यूज करते हैं ना, जिस गाय का हम दूध पीते हैं, जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो गाय फिर जाती है कसाई खाने कटने के लिए, और वो कटने के लिए जाती है क्योंकि अब उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो फिर उसका जो बीफ है फिर वो प्रोड्यूस होकर बाहर जाता है। बट वेट अ मिनट, उसका तो अभी बीफ ही प्रोड्यूस हुआ है ना, उसकी स्किन का क्या? उसकी स्किन का बनती है फिर लेदर बनती है उसकी स्किन की, और फिर जो जैकेट्स हम पहनते हैं, जो हमारे शूज में हमें दिखती है, जो हमारे वॉलेट्स में दिखती है, जो हमारे बैग्स में हमें दिखती है, जो हमारी बेल्ट में हमें दिखती है, ये सब होती है फिर उसकी स्किन बनती है। हमें ये सारी बातें डायरेक्टली नहीं बताई जाती क्योंकि ये एक बिजनेस इतना बड़ा बन चुका है कि nobody dares to question all of these things. Nobody asks, I'll come back to you, keep your question, remember your question. Nobody dares to ask all of these questions कि ये जो रिवर्स में जो सारी पोल्यूशन होती है और बोलते हैं इंडस्ट्री पोल्यूट कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री है वाकई में? आधी से ज्यादा मोस्टली अगर आप देखोगे कि वहां पे जो पोल्यूशन हो रहा है वो जो लेदर टैनरीज हैं, जो टैन करती है लेदर, जो कलर आता है उनका, वो लेदर टैनरी की पोल्यूशन जाती है उस रिवर में। और आप ये कहोगे कि मैं दूध पी रही हूं तो उससे मेरा क्या, लेकिन हम ये रियलाइज ही नहीं करेंगे कि मेरा दूध पीना वाकई में एक्चुअली यमुना में पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे दूध पीऊंगी, गाय फिर वो कटने जाएगी, फिर उस कटने जब वो जाएगी तो वो लेदर, उसकी स्किन का इस्तेमाल होगा, वो स्किन जाएगी लेदर टैनरी में और वहां पे वो पोल्यूट करेंगे। तो मेरा दूध पीना सीधा सीधा हम देखेंगे कि कैसे एक पूरी पूरी चेन का बड़ा हिस्सा है। हमें क्योंकि ये बात डायरेक्टली नहीं बताई जाती और हमें सामने से वो बोलते हैं कि हर, आपको फिर डेयरी इंडस्ट्री यही तो बोलती है कि दूध पीना इतना अच्छा है, दूध पियो, इससे आपकी हड्डियां बढ़ेंगी, ये सब न्यूट्रिएंट की फिर आपको एक आर्ग्यूमेंट मिलेगी। क्या एक अकेला यही लौता सोर्स है हमारे न्यूट्रिएंट का? क्या हम ये देख नहीं सकते कि कैल्शियम तो ऑब्वियसली कितनी सारी जगहों में इन्वॉल्व होगा, और क्या कैसे हम बस एक जानवर को एक्सप्लॉइट कर करके क्या अपने अंदर कैल्शियम सारा लाएं? क्या हम ये नहीं देख सकते कि इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है, जो हमें मिल भी रही है, वो कोई और सोर्सेज से नहीं आ सकती? क्या जरूरी है इस जानवर का यहाँ पे एक्सप्लॉइट होना? क्या ऐसा, आप अगर आप डेयरी फार्म्स में जाओगे तो वहां आपको रियलिटी पता चलेगी कि होता क्या है। गाय ना एक तरीके से, जो भैंस होती है वो अपना ना मिल्क भी होल्ड कर सकती है, वो कहती है कि नहीं मैं नहीं दूध देना चाहती, यू प्लीज डोंट टेक आउट इट फ्रॉम मी। तो हम क्या करते हैं, हम लाते हैं एक फेक उसका एक चाइल्ड, जो हम उसके सामने उसको आंखों के दिखाते हैं, और जिसका ये भी एक रियलिटी है, जिसको हमने ऑलरेडी पहले ही स्लॉटर करा होता है, क्योंकि वो मेल है। हमें मेल से मतलब नहीं होता, हमें हमेशा फीमेल गाय से मतलब होता है, क्योंकि जो फीमेल गाय होती है, जो फीमेल भैंस होती है, वही दूध देती है। और क्योंकि फीमेल दूध गाय जो है वो दूध दे रही है, हमें मेल से कोई मतलब नहीं है, तो मेल बछड़ा भी हम स्लॉटर कर देते हैं सीधा सीधा। और जिसको बोला जाता है ना कि आपने कभी बहुत बार सुना होगा कि टेंडर मीट, टेंडर मीट, टेंडर समझते हो, मतलब नर्म मुलायम मीट। नर्म मुलायम मीट का मतलब क्या होता है कि वो लिटरली 3 से 4 साल के बच्चे का मीट है जो आप खा रहे हो, और इसीलिए वो टेंडर मीट बनता है। हमें क्योंकि ये बात पता नहीं होती, इसीलिए हाँ ये लगेगी शॉकिंग, बट यही रियलिटी है। वो टेंडर इसीलिए है क्योंकि वो अभी नए नए जन्मे बच्चे का मीट है, और उसको हम बोल देते हैं कि हाँ देखो ये टेंडर मीट है। तो ऐसे तो जो भैंस होती है, फिर उसको हम उसका बछड़े का ही एक मॉडल दिखा के, कोई फेक बछड़ा दिखा के हम बोलते हैं कि देखो अब वो गाय दूध दे देगी, वो भैंस दूध दे देगी, लेकिन वो फिर भी नहीं देती। फिर हम एक और एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं। वो एक्सट्रीम स्टेप होता है एक ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन आता है। वो तब आता है जब आप उस इंजेक्शन से होता क्या है, उस इंजेक्शन से होता यह है कि जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं इस चीज से, तो वो जो उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उसका दूध, वो होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी चली जाती है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेन। दैट इंजेक्शन इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेन। तो जैसे ही उससे वो पेन वो महसूस करती है, तो वो रिलीज कर देती है सारा दूध, और वो सारा दूध हम निकाल लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम खाते हैं उसकी आइसक्रीम। हम कहते हैं कि हम तो आइसक्रीम खाएंगे, हम कहते हैं हम तो मिल्क शेक पियेंगे, हम कहते हैं हम तो बटर खाएंगे, और हम कहते हैं कि हम तो घी लगाएंगे अपनी रोटी में। यही हमारी, आप देखो हम इसको वायलेंट नहीं मानेंगे। अब कोई बोलेगा कि मैं वायलेंट हूं, जो घी लगा रहा है अपनी रोटी पे, क्या वो बोलेगा कभी वो वायलेंट है? वो तो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि उसको ये पूरी बड़ी पिक्चर, ये लार्जर पिक्चर नहीं दिख रही है। वो इस पूरी पिक्चर से ही अनजान है। वो क्यों अनजान है? क्योंकि वो इग्नोरेंट है, क्योंकि वो जानता नहीं है ये सारी चीजें कि चल क्या रहा है वाकई में। आपको बस बहुत सारी बट आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगी अब कि अरे नहीं देखो ये तो चल रहा है ना, तो कोई क्यों इतना बोले।
कोई क्यों इतना मुश्किल करे, बट अब ये फिर आपके ऊपर होगा, क्योंकि आपने ये चीजें लर्न करी हैं, तो आप फिर ऑल्टरनेटिव्स भी देखोगे। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इन मार्केट फॉर मिल्क एंड यू वुड गो फॉर दैट। बट अगर आप बोलोगे कि यार इतनी इतनी कन्वीनियंस है, चलो थोड़ा सा ही दूध है, फिर ऐसा हो जाएगा कि अब आप फिर जानबूझ के अपनी आंखें मोड़ोगे। आप बोलोगे कि अरे मुझे फैक्ट पता है, लेकिन ये फैक्ट पता होने के बावजूद भी मैं इससे अब आंखें मोड़ लूंगी, मैं आई विल नॉट डायरेक्टली सी इट। तो अब बस कहीं बैक ऑफ द माइंड उसको पीछे रख दोगे और आप फिर भी खाओगे वो पिज्जा जिसमें वो चीज इन्वॉल्व है। आप वो खाओगे, आप बोलोगे चीज बर्स्ट चाहिए मुझे, तो वहां पे डेथ हो जाएगी उसकी, वो स्लॉटर हो जाएगी, वो ठीक रहेगा। लेकिन मेरे को तो क्योंकि एक किक चाहिए, मुझे तो चीज बर्स्ट खाना है, इसीलिए मेरा जो प्लेजर ऑफ टेस्ट है वो मेरा पूरा माइंड ही ऑल्टर कर देगा। जो प्लेजर ऑफ टेस्ट है मुझे इतना पसंद है, क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बोलूंगी कि नहीं ये प्लेजर ऑफ टेस्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यही तो हमें देखना है कि हमारे 2 मिनट के प्लेजर ऑफ टेस्ट के लिए, जस्ट अ मिनट, हमारे थोड़े से मिनट के सेंसरी प्लेजर के लिए हम सामने वाले का ऑलमोस्ट उसकी लाइफ की कॉस्ट होती है। हम बोलेंगे कि हमें तो मजा आ रहा है ये खाने में, हम बोलेंगे हम तो एंजॉय कर रहे हैं ये खाना, लेकिन वो बस प्लेजर ऑफ टेस्ट ही, वो सिंपल प्लेजर ही हमें देखने को देगा नहीं, वो देखने देगा नहीं कि इससे कैसे एक्चुअली हम सामने वाले की लाइफ कॉस्ट कर रहे हैं। अब जरूरी क्या है आपका वो खाना, ताकि आपको उससे प्लेजर ऑफ टेस्ट मिल जाए, या उसकी उस जानवर की जिंदगी, उसकी एक्सप्लॉयटेशन की वो एक्सप्लॉयट ना हो, इतना जरूरी क्या है ये। अब हो भी सकता है कि आप इतने ज्यादा हो जाओ कि आप बोलो कि नहीं मेरे को तो प्लेजर ऑफ टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अब ये आपके ऊपर है कि ये मेरे को देखना है कि मेरे को अपनी लाइफ के साथ करना क्या है, और मैं किन किन वेज में वायलेंट हूं वाकई में। ये दिस इज ऑन यू वुड हैव टू सी ऑल ऑफ दीज। आपको आपसे खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये होता क्या है। ये मैं आपको कोई डायरेक्ट नहीं करूंगा, ये जब तक आपसे नहीं आएगा। आई कैन नॉट, मैं गवर्नमेंट थोड़ी ना हूं, मैं बैन कर दूं आप पे कि दूध नहीं पियो आप। उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेट, ये इतनी इजी बात नहीं है समझो, क्योंकि यही बात जाके अगर आप जब घर में करोगे तो आपको घर वाले बोलेंगे कि कैसी पागलों में बात कर रहा है, चल दूध पी, ऐसे बोलेंगे ना। क्योंकि देखो ये एक ऐसा सच है जो किसी कोई देखना नहीं चाहता डायरेक्टली, जो कोई डायरेक्टली फेस करना नहीं चाहता। हम बहुत वायलेंट हैं, और हम इतने ज्यादा वायलेंट हैं कि जब हमारे सामने वो चीज आती है ना, तो हमें जानबूझ के अपनी आंखें बंद ही करनी होती हैं और चुपचाप बस वो घी लगी रोटी खा लेनी होती है कि हम खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रूथ इज दैट थिंग, इट इज डिफिकल्ट टू फेस इट। जो सीधा सीधा सामने सच है, एक्सप्लॉयटेशन का सच है, जो एक तरीके की वायलेंस का सच है, ये हमारे अपने बारे में बहुत डिफिकल्ट होता है एडजस्ट करना। हम इसके साथ जी नहीं सकते। और क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि दिस वुड कॉस्ट अस, दिस वुड गो अगेंस्ट आवर हैबिट्स, दिस वुड गो अगेंस्ट आवर प्लेजर्स, तो हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। हम बोल देंगे कि चलो जैसा चल रहा है चलते आने दो ना, क्यों ध्यान देना है, और तभी हम इग्नोरेंट बनेंगे फिर। Isn't it like part of the food chain to consume some sort of animal product? Like if you're not, maybe if you're a vegetarian and you're not consuming meat, then you have to like have some sort of animal product, because for example my sister is lactose intolerant, so she can't have all of that, and she had like a hormonal imbalance because she could not have all of that. Her like nutrients were not kind of fulfilled. So what do we do about that? Because the alternatives are sometimes very expensive and not everybody can afford that. हम कह रहे हैं कि देखो अब यहाँ पे क्या फूड चेन की बात है, इन्होंने फूड चेन की बात की कि अरे ये तो फूड चेन है। फूड चेन देखो उनके लिए जरूरी है जो समझ नहीं सकते। फूड चेन कैसे है? जो एनिमल जिस फूड चेन में आता है वो एनिमल एक बायोलॉजिकली डिक्टेटेड मशीन है। वो एनिमल को कोई उसके उसके इमोशंस होंगे, ये सारी चीजें होंगी, बट क्या एनिमल के पास ये कैपेसिटी है कि वो देख सकता है कि क्या सही है क्या गलत? इट इज इन इट्स नेचर टू बी अ कार्निवोर। अब क्या हम बोल दें कि वो कार्निवोर है इसलिए हम भी खाएं? हाउ इंटेलिजेंट इज दैट कि वो कुछ खा रहा है, वो कुछ एनिमल कंज्यूम कर रहा है, और हम बोल दें कि वो कार्निवोर है तो मैं भी कार्निवोर हूं। तो देखो वो तो टॉयलेट का इस्तेमाल करता नहीं है वाकई में, तो हम भी क्या टॉयलेट का इस्तेमाल करना बंद कर दें और ये लॉजिक दें कि अरे वो तो टॉयलेट नहीं कर रहा है तो हम भी वो कपड़े नहीं पहन रहा है ना तो हम भी।
अगर हमें एनिमल लाइफ अडेप्ट ही करनी है, हमें बोलना है कि हम फूड चेन का पार्ट हैं, तो हम उसको पूरी तरीके से एम्यूलेट करें, पूरी तरीके से कॉपी करें। लेकिन हम बोल देंगे बस ये तो बस फूड चेन का पार्ट है और हमें ऐसे नहीं होना है, तो यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम ये देख नहीं रहे हैं कि फूड चेन जिन लोगों के लिए, वो जिन एनिमल्स के लिए है, वो एक बायोलॉजिकली डिक्टेटेड मशीन्स हैं और वो उनकी जो बायोलॉजी है वो उसके हिसाब से चलेंगे। ह्यूमन बीइंग अकेला है जो कंपैशनेट हो सकता है, और अगर जो वो अपना कंपैशन एक्सरसाइज नहीं करता। तो सर आपने इसका आंसर तो दिया है, शी आस्क्ड के ऑल्टरनेटिव्स नहीं खाते। जो कंपैशन एक्सरसाइज नहीं करता वो जानवर और इंसान के बीच की जो लाइन है उसे ब्लर कर देता है, क्योंकि वो भी अपनी ही बायोलॉजी से डिक्टेट होके चल रहा है। हम जब तक अपनी बायोलॉजी से डिक्टेट होके चल रहे हैं, हम इंसान नहीं बन पाएंगे। इंसान बनने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हाँ, जो हम कर रहे हैं उसमें वायलेंस इन्वॉल्व है। चीता नहीं देखता कि उसमें वायलेंस इन्वॉल्व है, नहीं है, क्योंकि उसका वो नेचर है, उसका वो कंस्ट्रक्ट ही ऐसे हुआ है कि वो ये करेगा। और अब जहां तक ये ऑल्टरनेटिव्स की बात आती है, आप कहते हो कि देखो ऑल्टरनेटिव्स हैं और ये मेरे को चाहिए, अगर देखो हम ना पहले सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि लिसन टू दिस, हम पहले सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उस सॉल्यूशन से हम सोचेंगे, फिर हम अपनी आदत ऐसी बनाएंगे जैसी, मतलब ठीक करेंगे अपने आप को। वो जरूरी नहीं होता। पहले हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग को अवेकन होना होगा। पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो चीज में मैं इन्वॉल्व हूं, इसमें वाकई में देयर इज वायलेंस देयर। व्हेन आई सी दिस फॉर माई सेल्फ, व्हेन आई सी हाउ मच एक्सप्लॉयटेशन देयर इज in a dairy product that I am going to consume, or in any other thing that I am going to consume which is derived from an animal, if I see for myself the violence, then I would realize कि हाँ ये जरूरी नहीं है, and then I will go on to search। फिर मैं अपनी कोई एक सर्च करूंगी ना, मैं खुद से समझूंगी, मैं खुद से कोशिश करूंगी। अभी तो हम बहुत कैजुअली हमने बोल दिया कि हाँ अरे मार्केट में कोई चीजें अवेलेबल नहीं है, तो चलो लेट मी जस्ट डू व्हाटएवर व्हिच इज इजीली अवेलेबल। हम कन्वीनियंस के हिसाब से चलेंगे कि जो भी चीज कन्वीनियंट है। क्या हमारी कन्वीनियंस सामने वाले की एक्सप्लॉयटेशन से ज्यादा मैटर करती है? नहीं करती ना। हम थोड़ी सी इनकन्वीनियंस आने दो, तो आ रही है तो आने दो। हमारी इनकन्वीनियंस के चलते सामने वाले की जो लाइफ है वो पूरा बीइंग ही खत्म हो रहा है। क्या हम ये नहीं देख सकते हैं? तो पहले हमें अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी सोच ही है पूरी एक्सप्लॉयटेशन को लेके, वायलेंस को लेके, उसको क्लियर करना होगा। क्योंकि जब वो क्लियर होता है, जब हमें कुछ समझ आता है, हम कंपैशनेट होते हैं, हमें दिखती है ये सारी एक्सप्लॉयटेशन कि हाउ रियल इज दिस, हाउ इट seriously takes a life from the other because of my own whatever smaller problem that I have. I would see कि what are the other alternatives, और there are available alternatives. इंटरनेट है, आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, बट आपको इन सारी चीजों को पढ़ने का इंसेंटिव ही नहीं होगा जब तक आप जान नहीं रहे हो कि वाकई में आप कितनी, जो भी हम चीज में इन्वॉल्व होते हैं वो कितनी एक्सप्लॉयटेटिव है। हमें अपने आप को, हम बोलते रहेंगे कि अरे हाँ नहीं ये तो अवेलेबल नहीं है, मेरी तो मजबूरी है। हम हर बार अपने आप को मजबूर फील करवाएंगे। हम अपने आप को बोलेंगे कि अरे तो मेरे को करना पड़ रहा है बिकॉज यू नो आई हैव अ सर्टेन कंडीशन, आई हैव सर्टेन दिस, आई हैव सर्टेन दैट। ये सारी कंडीशंस ऐसी की वैसी ही रहेंगी, क्योंकि हम खुद से समझ नहीं रहे हैं कि ये एक्सप्लॉयटेशन कितने स्केल पे है, कि वायलेंस वाकई में है इतनी। जब हम खुद से समझते हैं तो ऑल्टरनेटिव्स हमें दिख जाएंगे, और हैं बहुत ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। They are not expensive at all. आप सर्च तो देखो अभी, क्योंकि आपने सर्च ही नहीं करा है। क्या आपने खुद से सर्च करा है? Have you said that my sister is lactose intolerant, so I know what she buys and what she consumes. when you extensively search for it, अगर lactose intolerant भी है तो क्या? Calcium at the end of the day, there are multiple plant sources where you can get calcium from. There is banana, there is ladyfinger, all sorts of things which are cheaply available, which are not that expensive at all. We just like to say all of these things that they are expensive because it is a convenient way. It is something convenient कि वो conveniently available है। और by the way देखो, जो हम कह रहे हैं ना कि ये expensive है और अगर मिल्क हमें cheap लग रहा है तो let's just buy the cheaper thing ना। मिल्क पता है cheaper क्यों है? क्योंकि वो जो जिस जानवर से डिराइव होता है ना, वो उसका आखिरी पॉइंट तक एक्सप्लॉयटेशन होती है। अगर जिस जानवर से हम मिल्क डिराइव कर रहे हैं वो स्लॉटर हाउस जाना बंद हो जाए, तो आपको दिखेगा कि कैसे ऑलरेडी उसके जो मिल्क के आपके प्राइसेस हैं वो भी शूट अप हो जाएंगे।
क्योंकि वो जो जानवर आपको मिल्क देता है उसकी एक तो क्वाइट जिस एनिमल से हमें, जिस मैमल से हमें मिल्क आ रहा है, हमें उससे मिल्क तो आता ही है, लेकिन फिर वो बाद में आगे जाके वो स्लॉटर हाउस में भी जाता है ताकि फिर वो उसके लिए पे करते हैं। ये पूरी एक चेन होती है। अगर वो स्लॉटर हाउस जाना बंद कर दे तो आपको मिल्क भी चीपली अवेलेबल होना बंद हो जाएगा। और क्योंकि ये एक तरीके का बिजनेस है तो वे गवर्नमेंट्स आल्सो कम इन विच सब्सिडाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि वो आपको मोटिवेट करती हैं, वो आपको एक तरीके से फंड करती हैं कि यू प्रोड्यूस ऑल ऑफ दिस बिकॉज इट इज क्रिएटिंग जॉब्स, इट इज क्रिएटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है वही करप्ट है, वही एक्सप्लॉइटेटिव है, वही वायलेंट है। और उसी इस अंडरस्टैंडिंग से, हमारी अपने आप को लेकर समझ से, इस एक्सप्लॉइटेटिव नेचर से हमारे ये सारी इकोनॉमिक सिस्टम निकलता है जो बताता है कि हाँ ये ठीक है, हाँ देखो इसको चीप कर लो, हाँ देखो ये चीजें सब्सिडाइज कर लो। जो चीप है वो चीप भी इसीलिए है क्योंकि वो पूरे एंड टू एंड एक्सप्लॉइट हो रहा है। अगर उसकी एक्सप्लॉइटेशन बंद हो जाए तो वो भी चीप होना बंद हो जाएगा। यू हैड अ क्वेश्चन। मैं ये पूछ रहा था कि अगर दूध पीना बंद कर देते हैं तो स्लॉटर हाउस तो फिर भी जाएंगे ना, तो पोल्यूशन तो फिर भी होगा, दूध पियो या ना। स्लॉटर हाउस जाएगा। स्लॉटर हाउस हमेशा शहरों से बाहर होते हैं, कभी आपके सामने नहीं होंगे, आपको दिखेगा थोड़ी ना अभी कोई स्लॉटर हाउस, बट आपको शॉप तो दिखती हैं जहाँ पे दे कट दे। हाँ एग्जैक्टली। कैरेक्टर का नाम है फ्री फायर में कैरेक्टर। If I was consuming dairy products and I would be talking to you all of these things, I would be a hypocrite. I would not want to be a hypocrite. Quiet. हाँ भी तो विदाउट मिल्क। यू वर सेइंग, आपने क्या बोला था कि पीना अगर बंद कर देते हैं कि जो काउज है वो स्लॉटर हाउस से जाएंगी ना, तो पोल्यूशन तो फिर भी होगा, दूध पियो या ना। अच्छा, ये इन्होंने अच्छी बात बोली। इन्होंने बोला, कितनी बढ़िया बात बोली है इन्होंने बोला कि देखो दूध पियो चाहे ना पियो, काऊ तो स्लॉटर हाउस जाएगी ही जाएगी, तो हम अगर दूध नहीं भी पिएंगे तो क्या हो जाएगा। पहली बात देखो, काऊ आई कहां से है? काऊ हमारी डिमांड से आई है ना, बिकॉज वी आर डिमांडिंग, है ना। पे अटेंशन हियर, that cow which you are saying would anyway go to a slaughterhouse. How has that cow come into place in how has that cow come into existence in the first place? It has been bred into existence. Bred समझते हो? उसकी artificial breeding हुई है। artificial insemination पता है क्या होती है? वो natural process से breed नहीं होती है। उसके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ डाल के उसे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा जाता है। वो एग्जिस्टेंस में कोई नेचुरल तरीके से नहीं आती है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग देन आईवीएफ। आईवीएफ इज नॉट दैट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ रियली, व्हाट डू यू कॉल इट, एक बहुत ही वायलेंट तरीके का प्रोसेस है। आप समझ रहे हो कि you would insert your own hand and into an animal's private part and then leave whatever that you want to, and that is the way they reproduce. अगर गाय इस तरीके से तो आ रही है, पहली बात, अगर हमारी डिमांड कम हो जाएगी, अब ये देखो यहाँ पे सीधा सप्लाई एंड डिमांड होता है, हमारी डिमांड ही कम हो जाएगी, हम डिमांड ही करना बंद कर देंगे कि नहीं दूध पीना। Why do we want any dairy product? Why would we want a butter? Why do we want cheese? Why do we want ghee? Why do we want छाछ? Why do we want milkshake? अगर आइसक्रीम, ये सब अगर हम बोलेंगे नहीं चाहिए भाई हमें, तो जो गाय एग्जिस्टेंस में आ रही है, जो ब्रीड करवाई जा रही है, वो भी ब्रीड बंद होना हो जाएगी। और जब गाय ही नहीं है तो स्लॉटर हाउस जाएगा क्या? कुछ भी नहीं। स्लॉटर हाउस जो जानवर जा रहा है वो जा ही इसलिए रहा है क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं, हमारी डिमांड है ये बहुत सारी, क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं इसीलिए वहां पे वो प्रोड्यूस करने बैठे हैं। और वो जब तक प्रोड्यूस वो तब तक करते रहेंगे जब तक यहां से डिमांड कंटिन्यूअसली जाती रहेगी। हम जितना सामने से बोलेंगे कि हाँ हमें चाहिए, हमें ये मिल्क प्रोडक्ट चाहिए, हमें वो मिल्क प्रोडक्ट चाहिए, दूध पिएगा तब तो बनेगा इंडिया, और जब तक हम ऐसी बातें करेंगे तो यहां से सीधी तो ये एक हम एक्सप्लॉयटेशन की चेन सेट कर देते हैं। और जो आपको ये बता रहे हैं कि दूध पिएगा तभी तो बनेगा इंडिया, वो खुद क्या है? वो खुद एक दूध की कंपनी है जो आपको दूध बेच रहे हैं। ये दूध की कंपनी तो आपको बोल रही है ना एट द एंड ऑफ द डे, कोई और कंपनी तो आके नहीं बोल रही कि दूध पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, दूध पियोगे तभी तो आगे जाओगे। ये वही तो बोल रहे हैं ना आपको। वो क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि आप देख नहीं सकते कि सीधा सीधा उनका इससे प्रॉफिट लिंक्ड है, और जहां हमारा प्रॉफिट लिंक्ड होता है इन सारी चीजों से, तो वहां पे तो सीधी सीधी बात है कि वो दे विल मोटिवेट यू, दे विल अर्ज यू टू कंज्यूम ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिल्क, टू कंज्यूम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो आप कह रहे हो कि ये अगर हम सर पिएंगे नहीं तो वो तो फिर भी जाएंगे ही जाएंगे, अगर हम पिएंगे नहीं तो वो एग्जिस्टेंस में ही आनी बंद हो जाएगी, वो ब्रीड ही नहीं होगी, एक्सटिंक्ट। हम बोल रहे हैं कि काव एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो अभी जो काव है बाय द वे, वो अभी जो जानवर हैं भी वो कौन से हैं? वो सारे के सारे जानवर हमने ही पैदा करे हैं और वो हमारे कंजम्पशन के लिए हैं। जानवर नहीं, जानवर तो देखो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं हमारी आदतों से, लेकिन जो हम ब्रीड कर रहे हैं इन एग्जिस्टेंस, जिनको हम ला रहे हैं, आपको क्या लग रहा है अपनी परवाह करने के लिए ला रहे हैं ताकि दे वुड हैव अ गुड लाइफ, दे वुड रन अराउंड फ्रीली, they would meet with their other animal friends and have a good life? Is that the life that we are giving them? आप देखते नहीं हो क्या सड़कों पे वो जो हैन के ट्रक्स होते हैं, वो छोटी छोटी हैंस, कभी उनको ध्यान से देखना जरा, वो अपनी ही पाइल ऑफ फीसीज में बैठी होती हैं। उनकी थोड़ा ध्यान दोगे उनकी शक्लों पे, वो कोई हैप्पी जानवर नहीं है। तो जिनको हम बोल रहे हैं कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम ही तो एक्चुअली उनको ब्रीड कर रहे हैं। उनको हम, क्योंकि हमें उनके मीट से मतलब होता है, तो हम उनको इतनी आर्टिफिशियली ब्रेड कर करके, उनकी ब्रीडिंग करवा करवा के ऑलमोस्ट इस स्टेज पे ले आते हैं कि उनकी टांगे उनका वजन नहीं झेल पाती, क्योंकि हमें तो उनके मीट से मतलब है ना, हमें उनकी टांगों से क्या मतलब है। तो उनकी तो कोई स्ट्रक्चर ही होता है, वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनका बॉडी वेट ही नहीं संभाल पाता वो। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज हेन्स आर लिंपिंग, एंड व्हाई आर दे लिंपिंग? दे आर लिंपिंग बिकॉज वी हैव आर्टिफिशियली ब्रेड देम इन सच अ वे कि उनका जो पूरा मीट की जो वॉल्यूम है उनके अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सोचो तो सही कि आपकी पूरी अपर बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी है क्योंकि आपके मीट से किसी को लेना देना है, बट आपकी टांगें इतनी इतनी सी हैं, आप चल थोड़ी ना पाओगे। और हमने ही तो बनाया है ऐसा है इनको, क्योंकि हमें उनके मीट से मतलब है, हमें उनकी टांगों से थोड़ी ना मतलब है। तो वो चिकन फीड भी डिश होती है, हाँ चिकन फीड वो भी तो डिश होती है चिकन फीड्स होती है, हाँ, क्योंकि हमें तो देखो, हम चिकन नेल, चिकन फेदर, हम कुछ भी कर लेंगे, हम कोई कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे एज लॉन्ग एज इट गिव्स प्लेजर टू अवर टेस्ट बड्स। ये हम करते रहेंगे, और ये होता ही इसलिए है क्योंकि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सामने वाले जानवर को। और आप मोस्टली लोग आपको आर्ग्यूमेंट देते हुए दिखेंगे कि अरे एग्स में तो किसी की लाइफ नहीं जा रही ना, एग में तो कोई लाइफ नहीं हो रही, वो तो इनफर्टाइल एग है, इनफर्टाइल है, उसमें तो कोई लाइफ नहीं है, उसमें तो कोई देयर इज नो डेथ इन्वॉल्व्ड, सो हाउ देयर इज वायलेंस देयर। जो ओरिजिनली जो हेन है वो साल में मैक्स टू मैक्स अप टू 25 एग्स या तो 20 to 15 एग्स देगा। बट आपको पता है आज की जो हेन्स हैं जो एग ले कर रही हैं, वो कितना एग ले करती हैं इन अ ईयर? ऑलमोस्ट अप टू 300। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उनकी पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी उसको इतना मैनिपुलेट कर दिया दैट ऑल द टाइम दैट दे आर इम्प्रेग्नेबल। हम, और होता क्या है एट द एंड ऑफ द डे, वो भी इनफर्टाइल एग है। इसका मतलब क्या? दैट दे हैव टू बी इम्प्रेग्नेटेड। और इम्प्रेग्नेट अब वो कैसे होंगी? वो ऐसे ही आर्टिफिशियल तरीके से होंगी। और हम उनको इतना ब्रीड कर चुके हैं कि वो साल हर दिन एवरी डे दे आर गिविंग एग, एवरी डे दे आर गिविंग एग। और फिर एग वाली कंपनी आपको क्या बोलती है? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उनको मतलब नहीं है इस चीज से कि उस हेन का क्या हो रहा है, उसकी बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है, कैसे हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है। वो चाहते हैं कि देखो उनके जो एग्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिके। इसीलिए वो तो आपको कह रहे हैं कि भाई एनी डे ऑफ द वीक यू शुड बी ईटिंग एन एग। वो क्यों ये कह रहे हैं? बिकॉज देयर प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू दैट। और वो ये बोलेंगे कि देखो हम तो कितना अच्छा कर रहे हैं, हम तो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तो कितना लोगों का बढ़िया कर रहे हैं। ये तरीके होते हैं उनको अपने ही मेथड्स को, अपने ही जो बिजनेस को उसको जस्टिफाई करने के लिए। लोग और भी तरीके की जॉब्स कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट प्लांट सोर्सेज दैट आर इन्वॉल्व। वी कैन मेक दोज पीपल एम्प्लॉयड इन दोज बिजनेसेस, बट वी डोंट डू दैट। हमें क्योंकि एक
एक्सप्लॉयटेशन की साइकिल है उसको ही कंटिन्यू करके रखना है और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करवाने हैं और हमें बड़ा चेंज नहीं करना है, तो वो कंटिन्यूअस ही रहेगा और वो कंटिन्यूअस तब तक रहेगा जब हम नहीं बदलेंगे। क्योंकि कंज्यूमर अगर बदलेगा तो कंपनी को क्या है, कंपनी तो वो बदल जाएगी जैसे ही उसको दिखेगा कि उसको किसी और चीज में प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जब तक कंज्यूमर ही ऐसा है कि वो बेहोश है, कि वो सोया हुआ है, कि वो जगा हुआ नहीं है, कि जैसा जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है वो उसी को फॉलो करता आ रहा है, जब तक कंज्यूमर ऐसा है तब तक जो आपको प्रोड्यूस करके जो चीजें दे रहा है वो भी फिर ऐसा ही होगा। वो क्यों परवाह करेगा एक्सप्लॉयटेशन की, वो क्यों चेंज लाना चाहेगा, वो क्यों कंपैशनेट होगा, वो क्यों, व्हाई वुड दे केयर फॉर द लाइव्स ऑफ द एनिमल्स, व्हाई वुड दे केयर अबाउट द लाइव्स ऑफ द काउ और द लाइफ ऑफ द बफेलो, व्हाई वुड दे केयर अबाउट दैट देयर द child that they are breeding is being exploited, is being kept away from his own mother, from her own mother। वो क्यों परवाह करेंगे इस चीज की, क्योंकि उनको तो बस एट द एंड ऑफ द डे उनके प्रोडक्ट से मतलब है ना, तो वो बस वो प्रोडक्ट सीधा सीधा सेल करेंगे आपको, उनको ये सारी एक्सप्लॉयटेशन का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। वो आपको बोलेंगे देखो इस क्वालिटी का मिल्क, देखो इस क्वालिटी का एग, देखो इस क्वालिटी का मीट, ये सारी चीजें वो आपको बोलेंगे, लेकिन वो आपको डायरेक्टली कभी ये नहीं दिखाएंगे कि इसके पीछे चल क्या रहा है, हाउ ग्रूसम, हाउ क्रूअल दिस होल प्रैक्टिस इज, हाउ वायलेंट दिस होल प्रैक्टिस इज। और ये ऐसा ही कंटिन्यूअसली चलता रहेगा लगातार जब तक हम नहीं ध्यान देंगे, जब तक जो हम हैं, जो एंड प्रोडक्ट पे, जो एंड साइकिल पे, एंड स्टेप पे सारी चीजों को कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, यही खाते हैं, यही कंज्यूम करते हैं, जब तक हम इस चीज को लेके अवेयर नहीं होंगे तब तक ये साइकिल हमेशा कंटिन्यूअसली चलती ही रहेगी, हमारा ध्यान नहीं जाएगा इन पे। हम ध्यान नहीं देते इन सारी चीजों पे तो हमारे लिए बहुत नॉर्मलाइज हो जाता है। हमारे लिए जो स्लॉटर है, जो मर्डर है, जो वायलेंस है, क्योंकि ये नॉर्मलाइज हो गई है तो हमारा इस पे ध्यान नहीं जाता। हमें लगता है कि अरे तो सब कर रहे हैं तो चलो करने दो, अरे चल रहा है तो चलो चलने दो, अरे हो रहा है तो चलो होने दो। सब ट्रेडिशन ही फॉलो करते रहेंगे, सब कन्वीनियंस ही देखते रहेंगे अपनी, कोई डायरेक्टली ध्यान नहीं देगा कि जो हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में पल पल पर, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, उसमें कितनी वायलेंस एक्चुअली इन्वॉल्व है। और ना ध्यान देना ही इसको कंटिन्यू करके रखना है, अपने आप पर नजर नहीं डालना, इग्नोरेंट रहना, मेक श्योर करना है कि ये वायलेंस हमेशा चलती रहे, ये जो एक्सप्लॉयटेशन की साइकिल है ये हमेशा चलती रहे। हम खुद को लेके कितने वो होते हैं ना, सेंसिटिव होते हैं, हमें कोई कुछ बोलना दे, मुझे कुछ बुरा मत बोलना, डोंट से बैड थिंग्स टू मी, डोंट बी मीन टू मी। अपने आप को तो लेके हम इतना सेंसिटिव होते हैं, और वहीं जानवर के साथ हम क्या करते हैं, मीन बोलना तो छोड़ो, बुरा तरीके से बात करना तो छोड़ो, हम तो सीधा सीधा उसका we seriously kill the other animal for our own benefit, we exploit it, हम उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। आप कभी मीट शॉप पे देखना, जानवर भाग रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए, वो फड़फड़ा रहा होता है, वो चीख भी रहा होता है, लेकिन हमें उसकी चीख सुनाई नहीं देती, हमें उसका फड़फड़ाना दिखता नहीं है, हमें उसका भागना नहीं दिखता। हमें क्या दिख रहा होता है, फ्राइड चिकन, चिकन बिरयानी, हमें ये दिख रहा होता है। ये देखो आपका कैसे प्लेजर ऑफ टेस्ट आपको अंधा और बहरा कर देता है, आपको उसकी फड़फड़ाहट नहीं दिखती, उसको घबराहट नहीं दिखती, उसकी एंशियस आंखें नहीं दिखती जो ऐसे 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 हो रही हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू लूज देयर लाइव्स। ये नहीं दिख रहा होता हमें सीधा सीधा दिख रहा होता है हमारा जो हमें डिश मिलेगी, इससे हमें जो खाने में साथ में हम फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे तो मजा आएगा, हमें ये सब दिख रहा होता है। ये जो हमारा सारा प्लेजर की जो भूख है ये हमें अंधा और बहरा बनाती है, ये हमें जो चीजें जैसी हैं वो वैसी देखने को नहीं देती हैं। ये हमारे सामने कोई एक रोमांटिक स्टोरी रचती हैं ये, when we sit and enjoy a meal together, how nice it is with a family, we enjoy a meal together, how good it is। हम ऐसे ही रहते हैं ना, हमें इन सारी रोमांटिक आइडियाज बड़े अच्छे लगते हैं ये, कि फैमिली के साथ एक मील एंजॉय करो, एक कटा हुआ जानवर ही भले एंजॉय कर रहे हो बट फैमिली के साथ मील एंजॉय करो यार, कितना अच्छा होता है। सब फेस्टिवल पे आके बैठते हैं, सब अपने अपने तरीके की आइसक्रीम्स खाते हैं, कितना अच्छा लगता है हमें, है ना। ये हमें बड़ी इनोसेंट चीजें लगती हैं ये, टू हैव स्वीट डिश, रसगुल्ले खाओ, ये सारी चीजों में मिल्क इन्वॉल्व होता है। रसगुल्ले खाओ, अरे मिठाइयां खाओ, सब प्यार से रहो, ये सारी चीजें
हमें बड़ी इनोसेंट लगती हैं, हमें बड़ी हार्मलेस लगती हैं कि अरे वी आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद आवर लव्ड वंस, वी आर एंजॉयिंग अ नाइस मील विद आवर लव्ड वंस, बट beneath all this enjoyment, beneath all this good time that we are spending with our loved ones, there is no actual love. All there is exploitation. All there is violence, जबरदस्ती, जोर और बस हिंसा और कुछ नहीं. हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि कैसे पल पल हमारे हर काम में वाकई में हिंसा है, हमारी हर इच्छा में, हमारी हर ख्वाहिश में. एट द एंड ऑफ द डे जो प्लेजर जिसमें हमें मिलेगा वो किसी ना किसी तरीके से वो वायलेंट ही है, उसमें कोई ना कोई वायलेंस इन्वॉल्व है. तो खुद को जानना, समझ पाना कि मैं क्या हूं, समझ पाना कि मैं कितना प्लेजर के लिए कितना भूखा रहता हूं, कि मुझे कहीं से कोई मजा मिल जाए, कहीं से कोई खुशी मिल जाए, उसके लिए मैं किसी को भी एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी हूं. और अननोइंगली होगा ये, आप कॉन्शियसली नहीं करोगे, आप बोलोगे कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, बट आप क्योंकि प्लेजर की तलाश कर रहे हो, आप सुख की तलाश कर रहे हो, आप टेस्ट कुछ करना चाहते हो, आप कोई ड्रीम है आपका, आप कोई प्रॉफिट करवाना चाहते हो, अपना फायदा करवाना चाहते हो, आप देखोगे कि एट द एंड आप बस और बस एक्सप्लॉइटेटिव ही हो रहे हो, आप वायलेंट ही हो रहे हो अपने वेज में. इग्नोरेंस इज ऑलवेज वायलेंट. जितने हम इग्नोरेंट रहेंगे हमें लगेगा कि हमारा इसमें फायदा, हमारा इसमें मजा, हमारा इसमें अच्छाई. जब तक हमारे पास ये आइडियाज होंगे, ये सारे आइडियाज आप देखोगे कि वायलेंस से ही स्टेम होंगे. ये जो निकलेंगे हमारी इग्नोरेंस से निकल के आएंगे. हम कभी ध्यान नहीं दे रहे होंगे उस चीज पर, हम बस मान के चल रहे होंगे क्योंकि सोसाइटी ने बोला है कि जो पढ़ता लिखता है वो नवाब बनता है, तो हमारा नवाब बनने पे ही सारा ध्यान होगा. हमारे पढ़ाई लिखाई से वाकई में ध्यान नहीं होगा, हम उसे जबरदस्ती कर रहे होंगे. और हाँ, ये जबरदस्ती होगी वायलेंस. हर स्कूल किड जो जबरदस्ती पढ़ रहा है, जो बस जो ना चाहते हुए फोर्सफुली सोच रहा है कि अरे एग्जाम पास करना है उसके लिए, इसीलिए तो पढ़ना पड़ता है, ये एग्जाम पास करने की ये जो हमारे अंदर कंपल्जन है, ये वाकई में वायलेंस है. हम क्योंकि नासमझी के साथ चल रहे हैं. नासमझी हमेशा वायलेंस होती है. जब हम ध्यान नहीं देते अपनी जिंदगी पे, वो ध्यान ना देना हमेशा वायलेंस है. क्योंकि आप जबरदस्ती फोर्सफुल हो ना, आप जब जानबूझ के कर रहे हो, आपको प्रेशर के साथ कर रहे हो. ये प्रेशर फील करवाना अपने आप को, ये जोर जबरदस्ती करना खुद से, ये वायलेंस हमेशा इस फीलिंग के अंदर ही वायलेंस इन्वॉल्व होगा.